तो 23 मार्च 2026 आप सभी का होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम। तो एग्जाम तो है, पर क्या आप सभी प्रिपेयर हैं इसके लिए? क्या आप सभी ने पीवाईक्यू सॉल्व किए? हाँ, आपने बुक्स पढ़े होंगे, आपने उसके चैप्टर समझा होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी एनसीईआरटी की, पर क्या आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए? तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ पीवाईक्यूज, जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे और समझेंगे, धीरे धीरे जानेंगे और हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को भी समझते हुए चलेंगे। अगर थोड़ा बहुत आपने इसमें कर लिया तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी इसकी भी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा मास्टर क्लास, संपूर्ण पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी कि प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को माइंड मत करना, ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मली पीवाईक्यू से लिए गए हैं, तो इसीलिए उसी का रियल वो लिखा गया है। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के प्रथम बाद भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि आजादी मिली थी, आजादी के बाद जस्ट हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां आई थी, 3 मुख्य चुनौतियां आई थी। अब उन 3 मुख्य चुनौतियों से हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत उभरा और किस प्रकार भारत ने उन सबको हैंडल किया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति 15 अगस्त 1947, यानी कि आजादी कब मिली हमें? 15 अगस्त 1947। ठीक है, पहला, राजनीतिक एकता और भारतीय रियासतों का विलय। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, आपको आंसर इस वे में देना ही देना है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहली चुनौती क्या है हमारी? राजनीतिक एकता और भारतीय रियासतों का विलय, यानी कि चुनौती भारत के सामने देखने को मिली कि किस प्रकार राजनीति में एकता लाई जाएगी और भारत की जो रियासतें हैं उनको विलय किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 562 रियासतें थी। विश्लेषण, सरदार पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों को संघ में विलय कराया गया। यह राजनीतिक एकता और स्थिरता के लिए आवश्यकता थी, यानी कि अगर विलय नहीं होती, अगर रियासतें विलय नहीं होती, तो वो भारत की आने वाली राजनीति और आने वाली गवर्नमेंट के लिए या फिर आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ था उनको हैंडल करना। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पॉइंट बढ़ते हैं हम कि दूसरी चुनौती क्या थी? आर्थिक पिछड़ापन और विकास की कमी, यानी कि काफी लंबे समय के बाद जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद उसके पास पहली बात तो रिसोर्सेस बहुत कम थे। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस सारे मिसयूज हो चुके थे। उसके बाद आती है बात की किस प्रकार आर्थिक पिछड़ापन और विकास की कमी को सुलझाया जाएगा, सही से इसको हैंडल किया जाएगा। तो ये भी एक चुनौती के रूप में उभरा। गरीबी, बेरोजगारी, असमान वितरण, यानी कि हर तरफ गरीबी थी, बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था और हर तरफ असमान वितरण था, यानी कि कहीं मेजॉरिटी ऑफ रिच हैं, कहीं मेजॉरिटी ऑफ पुअर हैं, फिर कहीं पर कोई धर्म ज्यादा रहते हैं, कहीं पर कोई धर्म, तो इस हिसाब से असमान वितरण हो रखा था। तो ये थी हमारी दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती की अगर हम बात करें, तीसरी चुनौती क्या थी? सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक तनाव, यानी कि जो हमारे भारत में सामाजिक असमानता है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, और सांप्रदायिक तनाव है, यानी कि सांप्रदायिक मतलब क्या है? धर्म, धर्म के आधार पर जो तनाव है, ठीक है, उसको हम कैसे हैंडल आउट करेंगे? ये भी 3 मुख्य चुनौतियों में से एक है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। विभाजन के समय धार्मिक तनाव, विश्लेषण, हिंदू मुस्लिम दंगे और शरणार्थी की समस्या ने सामाजिक स्थिरता को चुनौती दी। हिंदू मुस्लिम दंगे में हुआ यही था, तभी तो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था। ठीक है, उन्हें चाहिए था कि उनको अपना एक अलग राष्ट्र मिले, और अलग राष्ट्र की कामना उन्होंने इस प्रकार की कि दंगे, लड़ाई झगड़े, लोगों की डेथ या फिर बहुत सारी चीजों, क्राइम्स, बहुत हद तक चीजें हुई। तो इसी प्रकार ये 3 चुनौतियां थी भारत के पास, ध्यान रखना, जिससे भारत को उभरना था, भारत को इसको हैंडल आउट करना था। उसके बाद जाकर भारत के अंदर एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित हो पाए, भारत के अंदर एक अच्छा संविधान बन सके। तो इन सब के लिए 3 चुनौतियों को मुख्यतः ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आती बात हमारी स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात स्वतंत्र भारत के समक्ष आई 3 प्रमुख चुनौतियां। इन 2 क्वेश्चन में से सेम, मतलब ये दोनों क्वेश्चन हैं और सेम ही, इसी के अकॉर्डिंग आ सकता है। ठीक है, बात सेम ही कर रखी है, बस बोलने का पैटर्न अलग है। जैसे यहाँ बोला है स्वतंत्रता के प्रथम बाद भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए, और यहाँ क्या बोल रखा है? स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात स्वतंत्र भारत के समक्ष, यानी कि
स्वतंत्रता तो मिल गई, तो भारत क्या हो गया, एक स्वतंत्र भारत। ठीक है, तो यहाँ पर बात मेन कर दी है, स्वतंत्र भारत के समक्ष आई 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वही राजनीतिक एकता और रियासतों का विलय, सामाजिक और धार्मिक समरसता, और आर्थिक और विकास संबंधी समस्याएं। ठीक है, आर्थिक और विकास संबंधित समस्याओं में अगर आप देखोगे तो जिसमें कृषि हो गया, या फिर कोई भी जो छोटे मोटे काम है, या फिर गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पे मुख्यतः ध्यान दिया जाए। अब आती बात हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। 1947 में विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा मैंने अभी आपको बताया, जो धर्म के आधार पर हिंसा होती है। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा अर्थात धर्म के आधार पर हिंसा। अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए सांप्रदायिक हिंसा, तो वहां पर आप लिंक करना कि जो भी धर्म के आधार पर हिंसाएं हुई थी उसी के बारे में बात की जा रही है। को कम करने के लिए महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि 1947 में जो ये हिंसा बढ़ रही थी सांप्रदायिक, उसमें महात्मा गांधी जी का क्या रोल था। ठीक है, तो पहला रोल था उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा। उनका स्टार्टिंग से मानना था कि नॉन वायलेंस, उनको वायलेंस नहीं पसंद था। ठीक है, तो इसी प्रकार वो चाहते थे कि सत्याग्रह और अहिंसा, यानी सत्य के राह पर चलते हुए अहिंसा के पथ से, यानी उन्हें अहिंसा से नहीं बिछड़ना, उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने बोला सत्याग्रह और अहिंसा, लोगों को शांत करना, विश्लेषण गांधी जी, एक सेकेंड, लोगों को शांत करना, विश्लेषण गांधी जी के सत्याग्रह का अभ्यास कर शांतिपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो अभी होड़ मच रखी है, तो लोगों को प्यार से समझाना, सहानुभूति देना, इस प्रकार के लोगों को एकजुट रखना, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं करना। तो गांधी जी का मानना यह था कि अहिंसा को अपनाते हुए हर चीज को सॉल्व आउट करना। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, स्थानीय शांति अभियानों का भ्रमण, स्थानीय शांति अभियानों और भ्रमण, यानी उन्होंने क्या बोला कि जो स्थानीय शांति है, यानी कि हर एक स्थान पे एक शांति मतलब क्या है, पीस। ठीक है, तो भारत में इतने लॉन्ग टर्म के बाद आजादी मिली है, तो हमें भी चाहिए थोड़ी शांति। तो जो अहिंसा हो, जो ये हिंसा हो रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन सबको हटाते हुए हम शांति को क्यों नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, उन्होंने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया। यानी कि जहां पर भी हिंसा हो रही थी, जहां पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जहां पर क्राइम्स हो रहे थे, किस लिए, सांप्रदायिक हिंसा के लिए, यानी कि धर्म के आधार पर, तो उन्होंने वहां का विश्लेषण किया और वहां पे क्या किया कि यहाँ पर भी शांति बनाए रखी जाए, वहां पर उन्होंने दौरा किया इस चीज का। ठीक है, अब आती है बात थर्ड पॉइंट की, राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता की अपील, यानी कि राष्ट्रीय स्तर क्या हो गया, नेशनल लेवल पर। ठीक है, नेशनल लेवल पर सहिष्णुता की अपील की गई, जिसमें उन्होंने बोला नेताओं और जनता से भाईचारा और सांप्रदायिक समझौता बनाए रखने की अपील की। यानी कि अगर नेता है और कोई जनता है, ठीक है, तो नेता और जनता में कोई कंपैरिजन नहीं आना चाहिए कि हाँ ये इस धर्म का है, इस धर्म का है। ठीक है, तो उनमें भी इक्वालिटी बनाए रखने की उन्होंने अपील की थी कि सांप्रदायिक चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए, इसमें भी। इतना क्लियर है? आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इसमें आगे पीछे, ये पीवाईक्यू से लिए गए हैं, इसी वजह से इसमें क्वेश्चन मार्किंग ऐसे की गई है। ठीक है, भारत के साथ देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या थी। याद होगा, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि भारत में रियासतें थी और रियासतों का विलय करना था। उसमें से महत्वपूर्ण रियासतों में से कुछ थी हैदराबाद की रियासतें, मणिपुर की रियासतें, ठीक है, कश्मीर थी, जूनागढ़ थे। तो ये सब कुछ रियासतें थी। अब इनका विलय किस प्रकार हुआ, किसने इसमें बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले किया, तो मेन रोल प्ले करने में अगर बाय चांस एक नंबर में एमसीक्यू आता है, तो सरदार पटेल जी का ही नाम उसमें टिक करके आना, कुछ और मत करके आता ना। ठीक है, अब आती बात देशी रियासतों का विलय। 562 रियासतें थी। ठीक है, कैसे हुआ, पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट बोला है कूटनीति और वार्ता कौशल विश्लेषण। सरदार पटेल ने राजाओं को विश्वास दिलाया, जिससे अधिकांश रियासतें बिना सहस्त्र संपर्क के विलीन हुई। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सरदार पटेल जी ने किया कि उन्होंने क्या किया कि राजाओं के पास गए वो, ठीक है, मिलने, सामने से बात करने, समझाने। ठीक है, एक होता है ना कि जाते ही पहले लड़ाई झगड़ा करो, नहीं, नॉर्मली अगर बात बन रही है, वो जाके समझा कर आए उनसे कि अगर आप विलय हो जाओगे तो आपको भारत के जो गवर्नमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो आप इन्वॉल्व हो सकते हो हमारे भारत के राष्ट्र में, लेकिन अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपना बना लो अलग। ठीक है, तो उन्होंने चॉइस दी, लेकिन उन्होंने चॉइस इस प्रकार दी कि जो राजा थे वो उनकी बातों में आया और उन्होंने अपने
रियासतों का विलय करने के लिए मोस्ट ऑफ द राजा ने समर्थन दिया। ठीक है, आती है बात सेकंड पॉइंट, एकीकृत भारत की रणनीति विश्लेषण। उनके रणनीति दृष्टिकोण ने अलगाववादी प्रवृत्ति को रोका, यानी कि उन्होंने, किन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, उन्होंने क्या किया कि भारत को एक करने में बहुत बड़ा मेन रोल प्ले किया है, क्योंकि अगर हैदराबाद की रियासतें हट जाती, मणिपुर की हट जाती, तो भारत कैसा होता, जस्ट इमेजिन। तो उन्होंने उन सबको एक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब आती बात हमारी थर्ड, सहस्त्र हस्तक्षेप विश्लेषण। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे मामलों में सहस्त्र बल का विवेकपूर्ण उपयोग किया, यानी कि कहीं कहीं किसी किसी रियासतों में उन्हें सहस्त्र बल का प्रयोग करना पड़ा। तो कौन सी रियासत थी? हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतें, हैदराबाद और जूनागढ़, जो बहुत डिफिकल्टीज के साथ इन्वॉल्व हुई थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो विश्वास निर्माण, यानी कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, जिन्होंने क्या क्या रोल प्ले किए और किस हिसाब से किए, किस लिए? रियासतों के विलय के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि रियासतों का विलय कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, हैदराबाद की रियासतें क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है, या फिर मणिपुर के बारे में पूछ लिया जाए, तो रियासतों का विलय किस लिए महत्वपूर्ण था भारत के लिए, और अगर नहीं होता तो क्या हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्वास निर्माण विश्लेषण, राजाओं को राजनीतिक सुरक्षा और सम्मान का आश्वासन दिया, यानी कि जो रियासतों के राजा थे उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर आप इन्वॉल्व होगे तो आपको सम्मान, आश्वासन, ठीक है, सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने सम्मान और सुरक्षा का आश्वासन दिया, किनको? राजाओं को। क्लियर हुए? उनके प्रयासों के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। किसे लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष कहने का मतलब ये था कि वो जो कहते थे ना वो करके दिखाते थे, और वो इस प्रकार करते थे ना कि एक होता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस हिसाब से। ठीक है, तो उनका जो काम करने का प्रोसीजर था वो काफी यूनिक था, इसी वजह से उनको लौह पुरुष का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब आती बात हमारी क्वेश्चन नंबर 16 की, मणिपुर देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। क्या बोल रखा है? मैंने नहीं बताया, मणिपुर की रियासत, हैदराबाद की रियासत, बार बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और एक कश्मीर की रियासत, क्योंकि कश्मीर में काफी लॉन्ग टर्म वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहे, ठीक है, बंटवारे के इश्यूज से, तो वहां की रियासतें भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मणिपुर देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम का वर्णन कीजिए, यानी कि बोला गया मणिपुर देशी रियासतों को भारतीय संघ में कैसे विलय किया गया, ठीक है, उस घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र स्थिति और चुनौती, 1947 में मणिपुर स्वतंत्र था, यानी कि मणिपुर स्वतंत्र किस हद था कि उसका ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो, वो अपना एक अलग राष्ट्र है, उसमें राजा हैं, राजा के साथ जो लोग हैं, जो प्रजा वगैरह है, वो अलग, ठीक है, उनका कोई वो नहीं था कि वो इन्वॉल्व होंगे। अब क्या है, राजा अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे, पर भारत ने कूटनीतिक वार्ता शुरू की, यानी राजा चाहते थे कि उनकी जो रियासत है वो बनी रहे, भारत में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, संधि और राजनीतिक समझौते विश्लेषण, 21 अक्टूबर 1949 को मणिपुर रियासतों ने मणिपुर रियासत ने संधि द्वारा विलय स्वीकार किया, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुई, यानी कि कब? 21, याद रखना डेट को, 21 अक्टूबर 1949 में मणिपुर ने भारत में इन्वॉल्व होने के लिए हस्ताक्षर साइन कर दिए थे। ठीक है, आती बात हम आगे की थर्ड पॉइंट, भारतीय संविधान के अंतर्गत विलय, मणिपुर को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, स्थानीय प्रशासन के अधिकार सुरक्षित रहे, यानी कि उनको देखो, अब एक सरकार एक अगर राज्य है, ठीक है, उसका कोई राजा है, अचानक से एक कंट्री बोले जो स्वतंत्र हुई काफी समय बाद, ठीक है, कंट्री के अंदर ही वो स्टेट है, लेकिन स्टेट को पहले से स्वतंत्र रखा गया है कि वो तुम्हारी मर्जी, तुम विलय होना चाहो तो विलय हो जाओ, या फिर अगर राजा टाइप में होना चाहो तो उसमें रहो। ठीक है, तो राजा चाहता ही नहीं है विलय होना, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कूटनीतिक जरिए द्वारा राजा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या बोला गया कि स्थानीय प्रशासन के अधिकार सुरक्षित रहेंगे उनके, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, ये हो गया हमारे रियासतों के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या रोल था, मणिपुर की रियासतों का क्या रोल प्ले रहा है, कि वो कैसे विलय हुई हैं। क्लियर है ना? अब आती है बात हमारी 1952 में भारत में हुए आम चुनाव, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको कि जो आम चुनाव हुआ था पहला 1952 में, वो किस प्रकार विश्व में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर बन गया। ठीक है, यानी कि एक इसको बोल दिया गया मील का पत्थर टाइप में, एक आइडेंटिफिकेशन दे दी गई कि हाँ ये जो चुनाव हुआ है ना कुछ तो बेहतर हुआ है। ठीक है,
मान लो कुछ बेहतर हुआ है तो आप उसको बोलो ये इस तरह से है। इसी प्रकार से 1952 में भारत में हुए आम चुनाव क्यों पूरे विश्व में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर बन गया, क्यों बना, देखते हैं। 1952 के आम चुनाव का महत्व, पहला, लोकतंत्र की विशालता और विविधता का उदाहरण, यानी कि जो चुनाव हुआ था ना उसमें हमने देखा कि हम, पहली बात तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लोकतांत्रिक के साथ एक विभिन्नता पूर्ण, मतलब यहाँ पर भिन्नताएं बहुत है, भिन्नताएं मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है। अब डाइवर्सिटी बहुत है तो एक लोकतंत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा के शासन, ये तो पता ही होगा। तो किस प्रकार लोकतंत्र ने सब चीजें मैनेज की। यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, लोगों में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उन सब का कैसे मेल बना और उसके बाद भी चुनाव होना पॉसिबल हुआ और किस प्रकार एक मील का पत्थर बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। लोकतंत्र की विशालता, लोकतंत्र बहुत बड़ा, ठीक है, और विविधता का उदाहरण। इतने विशाल देश में मुक्त चुनाव होना दर्शाता है कि लोकतंत्र कहीं भी सफल हो सकता है, यानी कि भारत क्षेत्रफल में भले ही और देशों से बड़ा ना हो, रशिया से, ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर जो लोकतंत्र है ना, यहाँ का जो लोकतंत्र है वो सबसे विशाल माना जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले आम चुनाव को सफल बनाया, ठीक है। अब आती बात हमारी सेकंड पॉइंट की, मौलिक अधिकार और मताधिकार का प्रयोग, यानी कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए। फंडामेंटल राइट्स मींस जो जन्म से प्राप्त हो अधिकार, ठीक है, बोलने का, पढ़ने का, कहीं भी आने जाने का, किसी भी धर्म को पढ़ने का, समझने का, ठीक है। तो कुछ मौलिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जो मौजूद लोकतंत्र की नींव है। यानी कि उस टाइम पर सोचो, जिस टाइम आजादी मिली जस्ट और संविधान बनके तैयार हुआ, पहला आम चुनाव भी करा दिया गया, उस टाइम 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था चुनाव में, एक बिलीव के साथ, ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ। तो इसीलिए इसको एक मील का पत्थर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया। साबित हुआ कि लोकतंत्र बड़े देशों में भी शांतिपूर्ण तरीकों से लागू किया जा सकता है, बस डिपेंड करता है कि कैसे मैनेज होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ लोकतंत्र के पॉइंट्स और ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आती बात हमारी क्वेश्चन नंबर भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस दल के प्रभुत्व के लिए 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। बोला गया है, ध्यान सुनना, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस दल के प्रभुत्व के लिए 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस दल का जो प्रभुत्व था, जो डोमिनेंसी थी, उसके कारणों की आप व्याख्या करें। समझ में आया क्वेश्चन? कांग्रेस दल का प्रभुत्व 1952 से 1967, ठीक है। आती बात हमारी पहला पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। जनता में पार्टी के प्रति असीम विश्वास और सम्मान था। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, मान लो आप एक स्कूल में पढ़ते हो और वहां पे ना फर्स्ट क्लास से आप एक टीचर जानते हो जो क्लास टीचर रही हैं, और आगे फर्दर मतलब आप उनसे कुछ भी मतलब क्वेरीज वगैरह पूछते रहते हो, और मतलब एक है कि हाँ वो आपके लिए है कि हाँ आइडियल टीचर है, वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, समथिंग ऐसा। तो क्या है वो कि आप उन पर बिलीव बहुत करते हो। तो इसी हिसाब से जवाहरलाल नेहरू जी स्टार्टिंग से थे, कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से थी, तो लोगों का बिलीव बन गया था उन पर, ठीक है। तो लोगों ने बिलीव करते हुए इतने लंबे समय तक उनको प्रभुत्व में रखा। ऑब्वियस सी बात है, लोगों पे डिपेंड करता है कि चुनाव में कौन खड़ा हुआ, कौन नहीं, किसकी पार्टी चले, किसकी नहीं, ठीक है। तो लोगों के बिलीव को जीता किसने? कांग्रेस पार्टी ने, जिसके तहत उनका प्रभुत्व जारी रहा इतने लंबे समय तक, ठीक है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, संगठित पार्टी ढांचा और राष्ट्रीय उपस्थिति, यानी कि देश भर में मौजूद नेटवर्क ने अन्य दलों पर बढ़त दिलाई। मतलब इसका मतलब ये है कि उनका ना जो नेटवर्क था, नेटवर्क यानी कि पहुंच, ठीक है, तो वो पहुंच जो थी वो पूरे देश भर में थी, ठीक है, इंडिया में हर एक स्टेट में थी और इनफैक्ट बाहर भी उनके पहुंच थी। तो इसीलिए जो संगठित पार्टी ढांचा था वो किस प्रकार से कायम रहा, ये हम कह सकते हैं इसमें कि देश भर में उनके मौजूद नेटवर्क के अन्य दलों और बढ़त दिलाई, ठीक है। अगर कोई और दल आता था ना तो उसको स्वीकार करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था और इतना इजी नहीं हो पाता था लोगों के लिए कि कैसे हम इतना जल्दी, मतलब कोई नई पार्टी है हम उसको स्वीकार लें, नहीं ना, जिसको बिलीव होगा हम उसी को तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आती बात हमारी थर्ड, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान,
यानी कि कांग्रेस पार्टी समस्याओं को बहुत अच्छे से सॉल्व करने का हैंडल करती थी। मतलब फॉर एग्जांपल वो भी एक अहिंसा के अपोजिशन में रहती थी, ठीक है, सॉरी हिंसा के अपोजिशन रहती थी, अहिंसा चाहती थी, ठीक है। तो इस हिसाब से भूमि सुधार, कृषि विकास और औद्योगिकीकरण जैसी विकासकारी नीतियां, यानी उन्होंने क्या अपनाया, भूमि सुधार। आजादी के बाद पहली बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी सही करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आजादी मिली है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, रिसोर्सेज बनाने हमें, ठीक है, इकोनॉमी सही करनी पड़ेगी। और इकोनॉमी में सबसे पहले आता है कि अगर हम भूमि सुधारेंगे, कृषि अच्छी होगी, और भारत स्टार्टिंग से कृषि प्रधान देश रहा है, तो उस हिसाब से उन्होंने भूमि सुधार, ठीक है, कृषि विकास और औद्योगिकरण जैसी विकासकारी नीतियों को अपनाया, जो कि आगे हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में, 5 ईयर प्लानिंग्स में, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग्स ना काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय सरकार से क्या प्रथम आप क्या समझते हैं, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आती है बात हमारी प्रतिद्वंदित दलों की कमजोरी, विपक्षी दल कमजोर और असंगठित थे। मैंने बताया कि हाँ कोई अपोजिशन पार्टी आई है या फिर कोई न्यू पार्टी आई है, तो लोग इतनी इजिली बिलीव कैसे कर लेंगे, जिनका इतना लॉन्ग टर्म से बिलीव है कि सरकार पर है, उनके कार्यों पर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अपोजिशन पार्टी आती ना वो टिक नहीं पाती थी, और टिकती भी थी ना तो गठबंधन कर लेती थी कांग्रेस सरकार उनसे, ठीक है, कि गठबंधन कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात टिकेगी तो है नहीं, तो साथ में मिलकर, तो गठबंधन करते करते वो एक बहुत बड़ी सरकार पार्टी बनती गई, जिसको छत्री सरकार, अम्ब्रेला पार्टी भी बोला जाता है, क्योंकि वो सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी लोगों को एक साथ रखकर चलने वाली सरकार थी। कौन सी, कांग्रेस, ठीक है। ये था क्वेश्चन हमारा 3 आम चुनावों में कांग्रेस दल का प्रभुत्व और चुनाव किस प्रकार एक मील का पत्थर बना, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को। आगे हम बात करते हैं 1971 के लोकसभा चुनावों के किन्हीं 3 परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, उसमें से कोई 3 परिणामों का मूल्यांकन करना, यानी क्या परिणाम निकले थे, क्या रिजल्ट निकला था, ठीक है, ठीक है। 1971 के लोकसभा चुनाव और परिणाम, कांग्रेस आर की बड़ी जीत, ठीक है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ आई थी बनकर, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अभी क्वेश्चंस में देखते हैं हम, इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ अभियान के कारण भारी बहुमत, नेतृत्व को देशव्यापी समर्थन मिला, यानी इंदिरा गांधी ने जब लॉन्च किया ना कि हाँ गरीबी हटाओ, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लोगों को जो चाहिए वो उनको मिल रहा है, तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इनका जो नेतृत्व था वो बहुत समर्थन में आया था। राजनीतिक ध्रुवीकरण और कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर विभाजन हुआ, जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस आर के पक्ष में झुकी, यानी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो कांग्रेस में डिवीजन हुआ, एक में इंदिरा गांधी इन्वॉल्व थी और एक में अनदर मिनिस्टर्स वगैरह, तो इसमें से लोगों ने चूज किया कांग्रेस आर को, ठीक है। विपक्ष की असफलता और नई राजनीति, संयुक्त प्रयास के बावजूद विपक्ष विफल रहा, जनता ने सशक्त नेतृत्व और विकास योजना को चुना, यानी जनता ने क्या चुना, ऑब्वियसली जनता को चाहिए कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, उनके हित में कार्य हो, तो वो वही चूज करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 18 की, भारत के ऐसे 2 प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जो 1 वर्ष से कम समय के लिए सत्ता में रहे। 1 वर्ष से कम समय के लिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको, वैसे तो मिल सकता है वैसे, ठीक है, मे बी आपको एमसीक्यूज में मिल जाए, मैचिंग से मिल जाए, या फिर नॉर्मली 2 या 3 नंबर मिल सकता है, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा अंतरिम प्रधानमंत्री अवधि कब से कब तक, 1964 से 1966 में लगभग 2 महीने। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बीच कार्यवाहक रहे, स्थिरता सुनिश्चित की, यानी कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी थे उन 2 साल के टाइम पीरियड में वो सिर्फ 2 महीने बीच में रहे थे कार्य करने के लिए। फिर आते हैं हमारे पास चंद्रशेखर आजाद, वो नहीं, एक चंद्रशेखर मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर। 1990 टू 1991 में लगभग 7 महीने, यानी इस साल के अंतराल में लगभग 7 महीने में वो कार्यकाल में रहे, गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, छोटे कार्यकाल में भी आर्थिक संकट का सामना किया उन्होंने, ठीक है, इतना क्लियर है। ये 2 प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहुत कम अंतराल में रहे थे। निष्कर्ष, अल्पकालीन सरकारों के मौजूद लोकतंत्र की स्थिरता बनी रही, यानी कि अगर कम समय में किसी ने राज भी किया ना तो भी लोकतंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लोकतंत्र की स्थिरता स्टिल बनी रही थी उस टाइम पर, ठीक है। अब आती बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में उभरी आम सहमति के लिए 3 मुद्दों का वर्णन कीजिए।
क्या बोल रखा है, ध्यान सुनो दोबारा। भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में उभरी आम सहमति के लिए 3 मुद्दों का वर्णन कीजिए। यानी राजनीतिक पार्टी में कैसे आम सहमति उभरी, उस पर हमें वर्णन करना है। बात करें कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, यानी कि जो भी सहमति उभरी थी उसमें से पहला पॉइंट क्या था हमारा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा। ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्सिटी इतनी है, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, उसको फॉलो अप करने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी आवश्यक है। सभी दलों ने संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा को स्वीकारा। यानी कि सभी दल ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, हम भी संविधान के मूल्यों को स्वीकारेंगे, संविधान में जो भी मूल्य दे रखे हैं, जो भी राइट्स दे रखे हैं, जो भी रूल्स दे रखे हैं, हम उनको फॉलो अप करेंगे और हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारी लोकतंत्र जो है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टी सत्ता में आ रही है तो उसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलने का अर्थ ये था कि लोकतंत्र और संविधान को दोनों को स्वीकारे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चले। इतना क्लियर हुआ? तो सभी दलों ने संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र संस्थाओं को सुरक्षा को स्वीकारा। अब आती है बात हमारी सेकंड पॉइंट की, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों का उत्थान। ध्यान देना, आप सब देख लोगे तो मैंने पॉइंट्स में रखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये हर एक क्वेश्चन के पॉइंट्स लिंक करते हैं इससे, और यही पॉइंट्स है इसके अंदर। ठीक है, आप सब पैराग्राफ में लेके आते हो तो उसमें नंबर कहीं ना कहीं कम मिलते हैं और बहुत कटते भी हैं। इससे अच्छा 3 वैलिड पॉइंट्स लिखो, अगर 3 नंबर का है। ठीक है, 3 वैलिड पॉइंट्स लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, प्लस निष्कर्ष ऐड कर दो। निष्कर्ष मींस कंक्लूजन, जहां कंक्लूजन आपने ऐड किया वहां एक नंबर तो फ्री का फ्री मिल जाएगा। मतलब ऑल ओवर क्वेश्चन से आप क्या समझते हो, सीरियसली बता रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस में नंबर गेनिंग निष्कर्ष लिख के आ जाओ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ निष्कर्ष लिख के आ जाओ, नहीं नहीं, क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, पॉइंट लिखो, और पॉइंट लिखने के बाद आपको ऑल ओवर पॉइंट समझ में क्या आया कि हाँ ये शो करना चाह रहा था, इस गवर्नमेंट में ये हुई थी, या फिर जो विलय हुआ ये इस कारण हुआ, तो वो नीचे निष्कर्ष में आप मेंशन कर दो, बस फ्री के 1 नंबर मिलेंगे अगर आपने निष्कर्ष अच्छा लिखा हुआ तो। ठीक है, कंक्लूजन सेकंड पॉइंट, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग का उत्थान। यानी कि समाज में न्याय कैसे हुआ, और जो पिछड़े वर्ग यानी जो भी हमारे पिछले वर्ग थे, जो आगे नहीं बढ़ पाए थे, या फिर जो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी थी, उसमें कैसे हमने उत्थान किया। SC ST और OBC के लिए आरक्षण और समान अवसर का समर्थन किया गया। यानी कई सारे रिजर्वेशन आप अभी भी देखते हो, तो उसी प्रकार से उनका उत्थान, यानी उनको अप करने के लिए थोड़ा सा, तो उनके लिए रिजर्वेशन तय की गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आर्थिक विकास और क्षेत्रीय समानता, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, ठीक है, और जो क्षेत्रीय समानता यानी कि क्षेत्र में इक्वालिटी थी, उसको कैसे किया जाए। सभी क्षेत्रों में विकास और संसाधनों का समान वितरण होगा। ठीक है, मान लो कोई क्या रिसोर्सेज आए हैं बाहर से, ठीक है, या फिर आगे से प्रोवाइड किया गया है, और वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में जा रहा है, डिवाइड कर देगा एक, मतलब वहां पे भेदभाव टाइप में, सिर्फ उसी क्षेत्र तक जा रहा है, बाकी सारा मतलब गायब हो जा रहा है, तो ये गलत है। समानता मतलब हर क्षेत्र में, किसी भी, चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, सभी में अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो सब में इक्वल बटेगा। ठीक है, जो भी अवसर मिलेंगे वो सबको इक्वल मिलेंगे। तो ये क्या थी, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय समानता। इतना क्लियर हुआ? अब आती है बात हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान सुनना, दल बदल। दल बदल से आप क्या समझते हो, बोल रखा है क्वेश्चन में, राजनीतिक में दल बदल शब्द की व्याख्या कीजिए। ऐसा भी आ सकता है, दल बदल से आप क्या समझते हो, दल बदल को व्याख्यात कीजिए, दल बदल किस प्रकार प्रभावित हुए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं, दल बदल अर्थ, एक राजनीतिक दल के सदस्य का अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना। मान लो कोई कांग्रेस का लीडर है अभी, ठीक है, वो उसमें नहीं रहना चाहता, ठीक है, अपनी चॉइस से, उसे लग रहा है कि हाँ अगर मैं बीजेपी में जाऊंगा या फिर अगर किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल या फिर मेरे लिए सही रहेगा, मैं वहां पे अच्छे से वर्क कर सकता हूँ, वहां उसे सुनी जाए, समथिंग ऐसा, तो वो दल बदल सकता है अपनी। ठीक है, उसको ये राइट मिल रखा होता है। तो इसी प्रकार बोल रखा है, एक राजनीतिक दल, ध्यान सुनना, एक राजनीतिक दल के सदस्य को अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना क्या कहलाता है, दल बदल। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आती बात हमारी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, राजनीतिक विश्वासघात, सत्ता या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने दल की नीतियों के खिलाफ जाना। यानी कि मान लो मैंने बताया कि दल में एग्जांपल कि एक दल में कोई है नेता, तो उन्होंने क्या किया कि सत्ता या व्यक्तिगत लाभ, खुद के लाभ के लिए या फिर सत्ता के लाभ के लिए, ठीक है, मतलब सेल्फिश होना उस टाइम पर और दल बदल लेना, तो ये क्या हो गया, राजनीतिक विश्वासघात घात हो गया। यानी किसी दल में आप इतने लॉन्ग टर्म तक रहे हो या फिर
किसी दल में आप एक विश्वास देकर जुड़े हो और उसी में आप एक विश्वासघात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम राजनीतिक विश्वासघात। इतना क्लियर हुआ? आती है बात हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, सरकार की स्थिरता पर प्रभाव। सरकार किस प्रकार स्टेबल रहेगी और उसमें प्रभाव क्या पड़ा? गठबंधन या बहुमत, सरकार अस्थिर हो सकती है। उदाहरण 1980 से 2000, ठीक है। गठबंधन या बहुमत बोल रखा है कि देखो मतलब दो सरकार थी, ठीक है। तो उनके ना जो वोट्स मिले, उनको जो इलेक्शन में खड़े थे दो पार्टीज, उनको जो वोट्स मिले ना वो थोड़ा सा बोल सकते सेम सेम थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। या फिर किसी कम थे किसी ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, आओ गठबंधन कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं हम, ठीक है। तो गठबंधन करने के बाद क्या होता है, अस्थिरता बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार मतलब जो प्रायोरिटी में है, अगर एक गवर्नमेंट प्रायोरिटी में है तो वो तो बन गई, ठीक है। लेकिन जो विपक्ष में आए थे उनके, तो वो अगर हानि चाहते हो किसी गवर्नमेंट की या फिर वो हानि चाहते हो स्टेट्स की, तो वो हमें नहीं पता ना, बिलीव नहीं है इतना, क्योंकि उनको तो वोट कम मिले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने गठबंधन किया, तो वो एक अस्थिरता कारण बन सकती है कभी कभार, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? लोकतांत्रिक नियम 1885 में दल बदल निरोधक कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया ताकि अस्थिरता को रोका जा सके। यानी कि दल बदल को थोड़ा सा रोका गया कि हाँ, दल बदलना काफी हद तक पॉसिबल कम किया गया, यानी कि कर सकते हैं, अभी भी चॉइस है, आप अगर दल बदलना चाहो तो आप कर सकते हो, पर यह है कि उसमें आप किसी भी चीज में अस्थिरता नहीं ला सकते। इतना क्लियर है? आती है बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बढ़ते हैं आगे। 1975 में घोषित आपातकाल, ध्यान देना, आपातकाल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 1975 में घोषित आपातकाल को सर्वाधिक विवादित घटना क्यों माना जाता है? यानी कि सबसे ज्यादा विवाद होने वाली घटना, सर्वाधिक विवादित घटना क्यों माना जाता है? हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है और उसके बाद जस्ट समझना है, और आंसर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा था। कब तक था? ध्यान रखना डेट को, 25 जून 1975 टू 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, ठीक है। लोकतंत्र अधिकारों का निलंबन, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। आपातकालीन इमरजेंसी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन किया गया, यानी कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका निलंबन किया गया, उनको ना मानकर क्या किया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। अब ध्यान देना, अगर प्रेस और मीडिया ही नहीं है, ठीक है, अगर कहीं रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही है, अगर आज जो युद्ध चल रहे हैं इसराइल वगैरह के, अगर वहां रिपोर्टिंग नहीं होगी यहाँ पे, या फिर वहां की जो न्यूज हम तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या हम अवेयर हो पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो जो प्रेस और मीडिया की जो रिपोर्टिंग वगैरह थी ना, उनकी स्वतंत्रता यानी उन पर रोक लगा दिया गया था कि जो भी चीजें हैं ना, सारी चीजें खुल के सामने लोगों तक ना आ पाए, ठीक है। इसी प्रकार एक हुआ था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, 10th क्लास में था, तो उसमें भी इसी प्रकार किया गया था कि जो जनरल डायर ने किया ना, उसमें भी प्रेस की सुविधाओं को रोक लगा दिया गया था। न्यूज़पेपर का पूरा जो वहां प्लेटफॉर्म था वो पूरा जला दिया गया था, ताकि न्यूज़पेपर लोगों तक पहुंच ना पाए कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। तो कई सारे गैर कानूनी चीजों में ना लोग इसी पे पहले वो कर देते हैं। अब आती बात सेकंड पॉइंट की, नागरिक अधिकारों का हनन, ठीक है। आपातकालीन के टाइम पर नागरिक अधिकारों का हनन किस प्रकार हुआ? संविधान के मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया, जिससे जनता में भय पैदा हुआ। यानी कि बोला गया कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो सीमित है, कि हर जगह नहीं माने जाएंगे, समथिंग ऐसा, या फिर माने ही नहीं जाएंगे, तो निलंबित कर देगा उनको। तो सरकार, जो जनता थी वो भय डर गई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, किसी का राइट है पढ़ने का, उसे पढ़ने से रोक दोगे, ठीक है, मतलब एक हद तक रोक दोगे, तुम पढ़ना ही नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, राइट है। अगर वो बोलना चाहेगा तो भय में, डर में रह जाएगा, या फिर वो अपोजिशन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा दी गई थी। थर्ड पॉइंट की बात हम करें तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन, यानी कि आपातकालीन के जरिए क्या हुआ था, ध्यान रखना, पहला मेन पॉइंट है ये, राजनीति और सामाजिक में विभाजन हुआ था, समाज में विभाजन हुआ था। कांग्रेस समर्थक और विरोधी समूहों में गहरा विभाजन और अविश्वास उत्पन्न हुआ, यानी जो कांग्रेस के समर्थक थे, ठीक है, और जो विरोधी समूह थे, उन दोनों के बीच गहरा विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, और तनाव
पैदा हो गए, ठीक है, और अविश्वास उत्पन्न हुआ, यानी कि जो विश्वास था वो डगमगा गया आपातकालीन के टाइम पर। और आपातकालीन एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए उत्तरदायी किन तीन कारकों का उजागर, कारकों को किन्हीं तीन, यहाँ पे किन्हीं आएगा, किन्हीं तीन कारकों को उजागर कीजिए, ठीक है। किन्हीं तीन कारकों को उजागर करें हम, तो 1977 में क्या हुआ था कि आपातकालीन के दौरान अधिकारों का उल्लंघन हुआ, ठीक है, लोगों का विश्वास टूटा, किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, तो जो उसका प्रभुत्व था ना वो डगमगा गया, ठीक है। जो इतना लॉन्ग टर्म उसने रूल किया था, इतना लॉन्ग टर्म उसने संभाला था गवर्नमेंट को, वो थोड़ा डगमगा सा गया, लोगों का विश्वास टूट गया। मैंने पहले बताया था कि जहां लोगों का विश्वास होगा वहां एक पार्टी टिक पाएगी, अदरवाइज निकल जाती पार्टी, ठीक है, वो टिक ही नहीं पाती। अब आती बात हमारी, देखो बोल रखा है आपातकालीन के दौरान अधिकारों का उल्लंघन, नागरिक अधिकारों पर अंकुश और प्रेस सेंसरशिप में से जनता में व्यापक आक्रोश था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ध्यान देना कि जो प्रेस सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई, ठीक है, प्रेस को रोक लगा दिया गया, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया, और क्या हुआ कि जो नागरिक अधिकार, हाँ, और उस पर अंकुश लगा दिया गया। तो इसके तहत क्या हुआ, आपातकालीन में कांग्रेस से विश्वास टूटने लग गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लोकप्रियता और विश्वास में कमी, यानी कि जो लोग चाहते थे, लोगों को गवर्नमेंट पसंद थी जो, उसमें कमी आई, ठीक है, लोगों ने उसको अवॉइड करना चाहा कि अब नहीं है इसमें कुछ भी दम, कांग्रेस सरकार में ये हमारे अहित में काम कर रही है, हित में काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या बोला गया, कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही प्रवृत्ति का वाली माना गया, यानी कि जिसने लोकतंत्र का विरोध किया, मैंने क्या बताया था, कोई पार्टी अगर सत्ता में आई है तो उसे लोकतंत्र का और संविधान का मूलभूत रूप को जानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर उनको एक दर्जा क्या मिला कि इन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया है, ठीक है, इन्होंने तानाशाही लाई है, तानाशाही प्रवृत्ति बोला गया, तो इस प्रकार से लोगों का विश्वास टूट गया। विपक्ष की संगठित चुनौती, यानी देखो विपक्ष की संगठित चुनौती, अगर बात करूं मैं तो जो विपक्ष थे, विपक्ष में कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी, ठीक है, जनता पार्टी फिर बाद में आ गई थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, जो उनकी चुनौती थी, देखो बोला जनता पार्टी और अन्य दल ने सामूहिक रूप से कांग्रेस को चुनौती दी और आपातकाल के मुद्दे को प्रमुखता दी, यानी कि उन्होंने चुनौती दी कि हाँ जो तुमने किया वो गलत किया है, और आपातकालीन के ही तहत गलत किया है, यानी आपातकालीन को उन्होंने अपनी पावर मानी कि हाँ इसी से कांग्रेस पार्टी बढ़ सकती है, समथिंग ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार अपोजिशन पार्टी ने हैंडल किया उस टाइम पर लोगों को, ठीक है, लोगों को अपने लिए एक होता है ना कि हाँ विश्वास दिलाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ इतना सही है कि आपातकालीन के टाइम पर लोग क्या स्थिति थी, लोग कैसे विश्वास डगमगाया, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कैसे दबा, और किस प्रकार से अपोजिशन पार्टी ने आकर लोगों का विश्वास जीतना चाहा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 1989 1990s के दशक के दौरान भारतीय राजनीति में घटित मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जो ये टाइम पीरियड था 1989 और 1990s में, इसमें किस प्रकार भारतीय राजनीति में कौन कौन सी घटनाएं घटी, देखते हैं। 1989 में क्या हुआ, गठबंधन सरकारें, जनता दल और एनडीए का उदय हुआ, ठीक है, एनडीए से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था, आगे पढ़ेंगे हम उसमें। जनता दल और एनडीए का उदय हुआ, ठीक है। विश्लेषण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी लेकिन नीति निर्माण में अस्थिरता आई, यानी कि बोला है ना क्षेत्रीय दलों में भूमिका बढ़ी, यानी कई सारे क्षेत्रों में जो ये संगठित सरकार बनी थी, गठबंधन वाली सरकार, उनकी भूमिका बढ़ी, पर क्या है, लोग लेकिन नीति निर्माण में अस्थिरता आई, यानी कि जो प्लानिंग्स बनानी थी, जो कार्य करने थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, प्रॉपरली हो नहीं पाए मैनेज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, नई नई सरकार बनी, अब नई नई हैंडल चीजें करनी है तो अस्थिरता आएगी मैनेज करने में, ठीक है, लोगों का विश्वास भी जितना था। अब आती बात नेक्स्ट पॉइंट की, 1990 में क्या हुआ, मंडल आयोग का कार्यान्वयन, यानी वीपी सिंह द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, कब, 1990, ध्यान रखना 1990 में क्या हुआ था, वीपी सिंह द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, जिसमें समान अवसर को बल मिला, पर तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ, यानी कि बोला गया कि सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं, और क्या बोला गया कि जो और क्या हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, यानी कि लोगों ने बहुत विरोध किया, लोग अपोजिशन में आए कि क्यों इतना
हायरार्की में रखा जाए रिजर्वेशन को या फिर समथिंग ऐसा, अभी भी मोस्टली होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट भी हुई, पर ओबीसी के लिए इसमें आरक्षण भी मिला। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1991 यानी थर्ड पॉइंट में क्या है, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। ध्यान देना, उदारीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का तो अर्थ नॉर्मल सा है, क्वेश्चन आ जाता है वैश्वीकरण से। ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड लेवल पर संबंध होते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या फिर किसी ट्रेडिशनल वे में हो, सांस्कृतिक वे में हो, तो वो जो वैश्विक लेवल पर संबंध होते हैं उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो किस प्रकार आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई, विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा गया। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक संबंध दिख रहा है ना आपको, विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। यानी कि अगर मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करूंगी, ठीक है, विदेशों में, तो वहां पे भी नोन में आएंगे। ठीक है, तो एक वहां पे भी रिलेशन होगा कि हाँ, यहाँ से ये चीज एक्सपोर्ट हो रही है, ये चीज इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एलपीजी के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो एलपीजी का भी तो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक संबंध है वैश्विक रूप में। ठीक है, अब आती बात आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी नीति अपनाई गई। कब? 1991 में। कब? 1991 में। और ये कौन सा काल था? जब कांग्रेस सरकार का प्रभुत्व कम हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बात 1992। 1992 ये डेट ध्यान रखना कि 1989 से लेकर, ठीक है, 1989 से लेकर 1992 तक क्या क्या चीजें हुई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, यानी अभी जल्दी में ही आपने देखा होगा कि 2022 में जो राम जन्मभूमि का प्रॉपर वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान वगैरह किया था। ठीक है, तो वो विवाद कब से चला आ रहा है। 1992 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, विश्लेषण धार्मिक तनाव और पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला। यानी कि इस टाइम पर भी धर्म के आधार पर जो था वो राजनीतिक हिंसा हो रही थी। ठीक है, जिसमें बोल रहे थे कि नहीं हमें मस्जिद बनानी है, हमें मंदिर बनाना है इस वे में। तो इसका जो बढ़ावा मिला ये 1992 से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना कि अगर बात आ जाए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, तो ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इस पेपर में भी नहीं आया तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो विवाद कब से कब तक हुआ था। अब आती है बात हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो हो गया 1989 से लेकर 1990s के दशक में क्या क्या चीजें हुई। ध्यान रखना 1989 में क्या हुआ, गठबंधन सरकार का उदय हुआ, एनडीए जनता पार्टी आई। ठीक है, उसके बाद 1990 में क्या हुआ, वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण प्रोवाइड किया, जिसमें विपक्ष में भी लोग खड़े हुए। ठीक है, विरोध भी किया लोगों ने। फिर 1991 में क्या हुआ, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। उसके बाद 1992 में क्या हुआ, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर विवाद हुआ। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लें। 1989 से 1999 तक बनी गठबंधन की सरकारों के किन दो कमजोरियों का आंकलन कीजिए। ठीक है, बोल रखा है इसमें 1989 से 1999 में जो भी गठबंधन सरकारें बनी थी उसमें क्या क्या कमजोरियां थी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई गठबंधन सरकार बनी है तो ऐसे तो है नहीं कि वो पावर में रही हमेशा से, उसे पता है कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। दो सरकारें आपस में जुड़ी, यानी दो थॉट्स आपस में जुड़े। ठीक है, ध्यान रखना। अब दो थॉट्स जब आपस में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो मर्ज होंगे, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्रिएट होंगी, है ना। तो वहां पर क्या क्या कमजोरियां रही हैं उसको पढ़ते हैं हम। नीतिगत निर्णय में धीमता और अस्थिरता आई, जो पॉलिसीज बननी थी उसमें धीमी आई और अस्थिरता, यानी कि बीच बीच में बनना ना बनना, फिर सही बनना ना बनना, इसमें अस्थिरता आई। क्या बोल रखा है, विभिन्न प्राथमिकताओं के कारण आर्थिक सुधार देर से लागू हुए। ठीक है, यानी कि बहुत विभिन्न प्राथमिकता के कारण क्या है, ये जिनको प्राथमिकता दी गई वो सरकार नहीं है, और अब जो सरकार बन रखी है उसमें जो भी सुधार लाए जा रहे हैं वो सभी के अनुसार नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस हैं उसमें, तो इस वजह से अस्थिरता आर्थिक सुधार में लागू हुई। अब आती है बात हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, सामाजिक और राजनीतिक समझौते में संघर्ष, यानी कि किस प्रकार समाज में और राजनीति में, समाज यानी कि हमारा समाज, राजनीति यानी कि हमारी पॉलिटिक्स, अब इन दोनों में संबंध कैसे हुए देखना ध्यान से। छोटे और क्षेत्रीय दलों की मांगे बड़े दलों से टकराती थी, जिससे राजनैतिक सौदेबाजी करनी पड़ती थी। यानी जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, ठीक है, उनकी मांग बड़े बड़े क्षेत्रों से बहुत टकराती थी, बड़े बड़े दलों से बहुत टकराती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, राजनीतिक सौदेबाजी करनी पड़ी। यानी कि हुआ ये कि हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है,
छोटे मोटे दल थे, उनके विचार विमर्श हुए बड़े बड़े दलों से, ठीक है, जो पावर में है, और जो गठबंधन में आ गई उनके पास तो वैसे भी अस्थिरता आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है कि कैसे किस प्रकार से कमजोरियां थी गठबंधन सरकारों में। आगे हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक में वर्ष 1989 से 2014 की तुलना में 2014 के बाद आए किन दो परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे किन्हीं आएगा, किन्हीं दो परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बोल रखा है भारतीय राजनीतिक 1989 से 2014 में बनाम 2014 के बाद क्या क्या हुआ। पहला, इसको ध्यान रखना, फिर देखेंगे हम 2014 के बाद क्या हुआ, ठीक है। 1989 से 2014 में क्या हुआ, गठबंधन राजनीति, ठीक है। अधिकांश समय गठबंधन सरकारें रही, यूपीए एनडीए, साधारण निर्णय और अक्सर अस्थिरता बनी रहती थी इसमें। कब से कब तक, 1989 से 2014 तक कौन सरकारें रही, गठबंधन वाली, क्या रही, अस्थिरता रही, याद रखोगे, ठीक है। आगे, पुराना नेतृत्व शैली, यानी कि जो पुरानी नेतृत्व शैली थी, जो पुरानी देखरेख वाली शैली थी, प्रक्रिया थी, राजनीतिक में अधिकांश सत्ता वरिष्ठ राजनेताओं पर निर्भर थी, ठीक है। क्या बोल रखा है, राजनीतिक में अधिकांश सत्ता वरिष्ठ राजनेताओं पर निर्भर थी। जनादेश स्थायित्व पर केंद्रित था, यानी कि जो लोग थे वो स्थायी चीजों पर केंद्रित बहुत थे। अब आती बात 2014 की, जो परमानेंट चीजें रही हैं उस पर लोगों का विश्वास बना रहा है। अब जो तुरंत आई है नई नई चीजें, ठीक है, परमानेंट क्या मतलब, एक टाइम पर उनकी भी उनका भी डोमिनेंसी खत्म हो गई थी, उनका प्रभुत्व खत्म हो गया था, लेकिन अब जो नई पार्टीज आई हैं उन पर ये बिलीव बनना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर गठबंधन सरकारें बनी जहां अस्थिरता आई, जहां पर लोगों के तनाव हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1989 से 2014 तक किस प्रकार गठबंधन सरकार का रोल रहा, किस प्रकार अस्थिरता रही, किस प्रकार लोगों का रोल प्ले रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आती बात 2014 के बाद क्या हुआ, क्या 2014, ध्यान रखना, अभी आप कौन सी पार्टी चल रही है, सोचो, बीजेपी है ना, डोमिनेंसी में है, कब से, 2014 से, है ना। एक पक्षीय सत्ता, एक पक्षीय सत्ता, सिंगल पार्टी डोमिनेंस है कि नहीं। भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल की, नीति निर्माण में सेंट्रलाइज्ड और तेजी आई, जिससे सुधार तेजी से लागू हुआ, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आई, ठीक है, 2014 में, और उन्होंने क्या किया, नीतियों पे काम करना शुरू किया, स्थिर हुई सरकार, और बहुत तेजी से उन्होंने नीतियां बनाई, चेंजेस लाए, ठीक है। तो इस प्रकार लोगों का बिलीव उन पर भी बन गया, ठीक है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्टी, जो अगर हम देखेंगे काफी सारे स्टेट्स में, तो बीजेपी देखने को मिलेगी। कुछ कुछ है जहां पर अलग पार्टियां से, वेस्ट बंगाल मान लो, ठीक है, और भी कुछ स्टेट्स हैं। आगे बात करते हैं हम नए नेतृत्व और युवा राजनीतिक शक्ति का उदय। क्या बोल रखा है, नए नेतृत्व और युवा राजनीतिक शक्ति का विदय, यानी सॉरी उदय बोल रखा है, नए नेतृत्व यानी नए नए लोग आए हैं, नई नई पार्टी आई है, नए नया देख रेख आया है, ठीक है। उसके बाद युवा राजनीतिक शक्ति का उदय, यानी कि जो तुरंत आई है चीजें, जो युवा राजनीति आई उसमें किस प्रकार से चेंजेस आएंगे, किस प्रकार से डेवलपमेंट होगी, उसका उस शक्ति का उदय हुआ। नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने डिजिटल रणनीति और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त किया। क्या किया उन्होंने, डिजिटल रणनीति, क्या अभी डिजिटली आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, चलो ये नॉर्मल सा है। जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं या फिर जो भी अदर काम होते हैं, अब हर चीज ना डिजिटली हो रही है। सोशल नेटवर्किंग देख रहे हैं आप, ठीक है, फोन कॉल्स वगैरह जो भी है इमीडिएटली हर चीज मतलब प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब क्या है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त किया, यानी बहुत सारा उन्होंने ये नीतियां और ये जो कार्य किए जिसके तहत लोगों ने इनका समर्थन किया, लोगों ने पसंद किया ये नीतियां, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्थिर रह पाए। तकनीक और युवा केंद्रित रणनीति बढ़ी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है। और युवा केंद्रित रणनीति, यानी जो आजकल की जनरेशन है युवा केंद्रित, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इतना क्लियर हुआ। 2014 के बाद क्या हुआ, एक डोमिनेंस पार्टी आई जिसमें बीजेपी आई, भारतीय जनता पार्टी आई, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नीति अपनाई, बस इतना क्लियर है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आज के टाइम को लिंक कर लेना और आंसर लिखाना, ठीक है। आज कौन सी पार्टी है, आज कैसा काम चल रहा है, आज क्या डेवलपमेंट है, आज की टेक्नोलॉजी क्या है, बस इतना क्लियर है। आगे, केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करने के कुछ तर्क प्रस्तुत कीजिए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, योजना आयोग से नीति आयोग जो बना उसमें क्या
गठन किए उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग नाम चेंज हुआ। ठीक है, तो उसका क्या काम था, किस लिए हुआ, इस पर बात करते हैं हम। कब चेंज हुआ नीति आयोग नाम? 2015 में। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग 2015, लचीले और अनुकूल विकास मॉडल की आवश्यकता। क्या इसका मोटिव था? लचीले और अनुकूल विकास मॉडल की आवश्यकता। लचीला यानी वो जो डिफिकल्ट ना हो चेंज करने में भी। ठीक है, मतलब मैं कोई नीति लाऊं तो मैं उसको डिफिकल्ट ना हो मेरे लिए कि हाँ मैंने अगर ला दी तो भाई ये नीति है बस इसको मतलब यही होगा काम, वो नहीं, हम इसको चेंज भी कर सके, लचीलापन हो उसमें कि हम उसमें अगर इवोल्यूशन या फिर चेंजेस लाना चाहे तो हम कर सके। योजना आयोग का ढांचा केंद्रित और कठोर था। क्या? योजना आयोग का ढांचा केंद्रित और कठोर। केंद्रित यानी फोकस वाला। ठीक है, कि हाँ एक अगर उसे नीति पे वर्क करना है या फिर एक अगर उसे किसी चीज पे वर्क करना है तो हाँ वो उसी पे करे कंटिन्यूस, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं ला सकता, वो उस पे ही डेवलपमेंट करनी, उस पे जो काम करना करे। पर अगर नाम चेंज हुआ नीति आयोग, नीति आयोग में क्या है, वो लचीलापन आ गया। पहले पॉइंट में हमने पढ़ लिया कि लचीलापन और अनुकूल विकास मॉडल बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग वास्तविक जरूरतों के अनुसार नीतियों का सुधार करने में सक्षम है, सॉरी, यानी कि अगर आज कोई नीति आई है, आज कोई प्लानिंग आई है, ठीक है, तो अगर उसको लोगों तक पहुंचाया गया, अब लोगों ने समर्थन नहीं किया तो क्या हम उसको फोर्सफुली उसी पे वर्क करेंगे? नहीं, नीति आयोग का काम यह है कि हम उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राज्यों की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा, यानी किस प्रकार नीति आयोग के लिए राज्यों की भागीदारी रही और प्रतिस्पर्धा रही। नीति आयोग राज्यों के विकास अनुभव को ध्यान में रखता है। नीति आयोग क्या करता है? राज्यों के विकास, यानी राज्यों में क्या क्या विकास करने हैं उन पर, और उसी पर अनुभव रखता है, यानी सारी चीजों को समझता है, जानता है और कैसे क्या करना है उसे पता है, इस वे में वो कार्य करता है। ठीक है, आगे इससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा और नवाचार का बढ़ावा हुआ, यानी कि राज्यों में दिखने लग गया। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अगर यहाँ कुछ काम हो रहा है वहां दिख रहा है, इस वे में अब राज्य में मान लो महाराष्ट्र में कुछ काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद वो काम देख पा रहा है बंगाल वगैरह, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हाँ प्रतिस्पर्धा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि कहाँ क्या काम चल रहा है। तो ये क्या था नीति आयोग का मोटिव। अब इसमें ये तो नहीं है कि किसी में उसने भेदभाव किया हो, नहीं मैं एक राज्य पे ही फोकस कर रही हूँ, मुझे इसी पे काम करना है, मैं इसी पे डेवलपमेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी ला रही हूँ एक्सेट्रा, नहीं, अगर काम करना है पूर्ण रूप से तो समान पूर्वक करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, नवोन्मेष और तकनीक दृष्टिकोण, यानी कि स्टार्टअप्स और सतत विकास का प्रमुखता। यानी सतत विकास का मतलब क्या है? विकास करना इस स्तर पर, विकास करना इस स्तर पर कि जो हमारे पर्यावरण है या फिर जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका मिसयूज ना हो, ठीक है, आगे के लिए यूजफुल रहे, तो इस वे में कार्य किए गए। नीति निर्माण आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो गया। यानी नीति निर्माण आधुनिक, आधुनिक मतलब क्या है? आज का टाइम, मॉडर्नाइजेशन पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है, और वैश्विक मानकों, वैश्विक मानकों का मतलब क्या है? जो भी इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस रहेंगे उनके जरिए जो भी कार्य करने, नीति आयोग उन पर अनुरूप हो गया। इतना क्लियर है आपको? नीति आयोग से क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार योजना आयोग का नाम नीति आयोग चेंज हुआ, कब हुआ, क्या मोटिव था इसका, किस प्रकार काम किए और क्या अंतर है इन दोनों के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मार्क कर लो इसको, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्या बोला मैंने? प्रथम पंचवर्षीय योजना की कमी की किन्हीं तीन विशेषताओं को उजागर कीजिए। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया गया? पहली बात तो जो 5 ईयर प्लानिंग मोटिव आया था ना, कि 5 ईयर प्लानिंग क्या करना है, तो ये था कि हर 5 साल, जैसे कि अगर 2026 चल रहा है तो 2026 में अगर मैंने कोई 5 ईयर प्लानिंग लॉन्च की तो 2026 से 2031 तक जो भी प्लानिंग होगी वो किसी एक चीज पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने कृषि बोला तो कृषि पर ही हम डेवलपमेंट करेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम मेन बात करते हैं, जब आजादी मिली इंडिया को, क्या उसकी स्थिति सही थी? नहीं। अगर हम सारे काम एक साथ ही कर लेते तो इतना इजिली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले हम कृषि पर वर्क करते हैं, दूसरा हम वर्क किस पे करेंगे, क्या बोल रखा है इसमें? विकास पर। ठीक है,
किस प्रकार हमें विकास करना है, बुनियादी विकास, ये ना उद्योग और बुनियादी विकास, कि हमें किस प्रकार अपने विकास करना है, किस प्रकार हमें अपनी चीजों को, नेटवर्किंग को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, उद्योग करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थी पंचवर्षीय योजना की मोटिव्स। अब पंचवर्षीय योजना जो आई, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1951 टू 1956 कृषि और ग्रामीण विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया। ध्यान रखना, प्रथम में ऑब्वियस बात है, लिंक करना कि क्या हुआ था, अगर आजादी मिली है और सबसे भारत कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा हनन कृषि पर हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको सही करेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे। तो कृषि और ग्रामीण विकास का मुख्य ध्यान दिया गया, हाँ ठीक है। सिंचाई, बीज, उर्वरक में निवेश, इससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय में सुधार हुआ, ठीक है, ये हुआ। और देखने को मिलता है आगे चल के क्या हुआ था, इसमें नहीं, आगे चल के हरित क्रांति लॉन्च कर दी गई थी, ठीक है, ताकि हम कृषि को और अच्छे से कर सके, सही। और हरित क्रांति में कहीं ना कहीं खेती के लिए, ठीक है, और उस एरिया के लिए बहुत मिसयूज हुआ था उसका, क्योंकि जो हम HYV सीड्स का यूज करते थे वो बहुत हार्म भी होता था। अब आती बात हमारी सीमित और यथार्थवादी बजट, यानी कि जो भी बजट लॉन्च होगा, जो भी कार्य करने के लिए जो भी बजट लॉन्च होगा, वो सीमित और यथार्थवादी होगा, यानी जो पेएबल हो, ठीक है। संसाधन सीमित थे, ऑब्वियसली बात है। भारत अब सोने की चिड़िया नहीं रही थी, भारत अब ऐसे कगार पे आ गए थे कि उसे सब दोबारा से रिजनरेट करना था, ठीक है। तो इस वे में उनके पास क्या था, सीमित संसाधन थे, इसलिए उद्योग की बजाय संसाधन संपन्न क्षेत्रों में निवेश पर फोकस किया गया। यानी कि पहले उद्योग नहीं करेंगे, ये नहीं मैंने पहले फैक्ट्री उठा दी यहाँ पर, अब भाई मेरे पास तो रिसोर्सेस ही नहीं है, मैं कैसे उस फैक्ट्री में वर्क करूंगी, या फिर मैं कैसे उस फैक्ट्री को आगे डेवलप करूंगी, नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा उन्होंने क्या किया कि जिस एरिया में अभी थोड़े संसाधन हैं, संपन्न संसाधन है, या फिर उस पर हम पहले वर्क करते हैं, उसको हम पहले डेवलप करते हैं, ताकि उससे जो प्रोड्यूस हो वो हम आगे चल के लगा सके और हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा अप कर सके स्टार्टिंग में, पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, केंद्रीकृत और लघु अवधि की योजना। केंद्रीकृत और लघु अवधि मतलब क्या है, कम लघु मतलब कम होता है, कम समय में केंद्रीकृत यानी फोकस कर किस प्रकार हम काम करेंगे। 5 वर्ष की योजना जिससे केंद्र के नियंत्रण किया, राज्यों के भागीदारी सीमित थी। केंद्र यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का मतलब कि किसी भी स्टेट में, किसी भी चीज में, मतलब पंचवर्षीय योजना लागू की गई है तो हम संसाधनों के अकॉर्डिंग वहां पे कार्य करेंगे, ठीक है। अब आती बात हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें वो रखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य योजनाकार कौन था। कौन था इसका, चीफ आर्किटेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनायक चतुर्वेदी, VKRV राव। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनायक चतुर्वेदी, VKRV राव, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 यानी 1956 से 1961 तक थी, ठीक है। उसके बाद जो तृतीय आई थी ना, उसमें हुआ था कि चाइना से युद्ध हो गया था, पाकिस्तान भी आ गया था बीच में, तो उसी कारण ना वो योजना का जो दूसरा साल था वो बहुत विफल रहा था, ठीक है। बात करते हैं हम ढांचे का विकास, लोहा, इस्पात, बिजली। इसमें क्या बोला गया कि जो मुख्य है वो फोकस करेंगे, किस पे करेंगे, मेन फोकस किस पे करेंगे, भारी उद्योग, ठीक है। अब कृषि थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुई है, अब थोड़ा सा वो उद्योग करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वो बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे, जैसे कि लोहा हो गया, इस्पात हो गया, बिजली हो गई, ठीक है। इंडिया में तो वैसे भी बहुत सारी खदानें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर माइनिंग वगैरह करके लोहा इस्पात वगैरह प्रोड्यूस निकलता है और बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रभाव, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला, कृषि पर सहायक फोकस रहा। इसका मतलब ही है उन्होंने आयात करना शुरू कर दिया अच्छे से अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का, अपनी चीजों का। उसके बाद इसमें कोई ब्रिटिशर्स का रोल नहीं है, ठीक है, अब इंडिया खुद कर रहा है। उसमें क्या हुआ कि रोजगार सृजन हुए, यानी लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुए। अब देखो, जहां लोग भूखमरे हो रहे थे, जहां पे लोग कुछ मिल नहीं रहा था, जहां पे स्थिति खराब थी, वहां से कृषि हुई। उसके बाद आयात हो रहा है और आयात में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ के लिए उठाए गए करीब 4 कदमों का वर्णन कीजिए। ये वही टाइम है जब इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी थी और उस टाइम पे आपातकालीन भी लॉन्च हुई थी, और उस टाइम पर काफी सारी चीजें काफी सारी चीजें मिसमैनेजमेंट हुई थी। और उससे पहले क्या इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था गरीबी हटाओ के लिए, देखते हैं। गरीबी हटाओ कार्यक्रम कब हुआ था, 1971। कब हुआ था, 1971।
71। मार्क डिड गरीबी हटाओ आंदोलन 1971। गरीबी हटाओ कार्यक्रम में क्या हुआ, रोजगार और आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास और कृषि सुधार पर जोर दिया गया, यानी कि किस प्रकार हम लोगों को रोजगार दे सके, काम दे सके, और ग्रामीण विकास पर कृषि को सुधार पर जोर दिया गया, यानी जो गांव का विकास करना है उस पर कृषि सुधार कि किस प्रकार वहां पे खेती होगी उस पर जोर दिया गया। किसने किया, इंदिरा गांधी जी ने। क्या किया कि अगर हम कृषि अच्छे से करेंगे, कृषि पर जोर देंगे क्योंकि कृषि प्रधान देश था, ठीक है, और लोगों को रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी हटेगी, ठीक है। कृषि पर जोर देंगे इसका मतलब ये है कि वहां पर भी लोग काम करेंगे, उसके बाद जो खेती होगी, जो अनाज प्रोड्यूस होगा, उससे जो भी आयात निर्यात होगा उससे भी लोगों को उससे भी रोजगार मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक इंसान खेती नहीं करेगा, कोई एक इंसान उसको काटेगा नहीं, कोई एक इंसान उसको ये नहीं ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसको जोत रहा है, या फिर कोई एक ही इंसान जाकर उसको एक्सपोर्ट कर रहा नहीं, उसमें लोग भी लगेंगे काफी, उनको रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई गरीबी रेखा और लक्षित सहायता पीपीएल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। गरीब परिवार को खाद्य और वित्तीय सहायता, यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनको खाने की चीजें, खाद्य का मतलब ये मत समझना कि हाँ यहाँ पर आ गई वो खेत में डालने वाली खाद वगैरह, नहीं, फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं, खाद्य यानी खाने की सुरक्षा और वित्तीय सहायता दी गई, ठीक है। अब आती बात हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम किसने, ये भी ये पॉइंट्स है इसी के गरीबी हटाओ के, ठीक है। फर्स्ट देखा हमने गरीबी हटाओ कार्यक्रम, दूसरा नई गरीबी रेखा और लक्षित सहायता, तीसरा ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम, यानी गांव में कैसे विकास किया जाएगा और रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, गरीबी हटाना है। उस टाइम उन्होंने क्या किया, खेती था, खेती फोकस किया, और खेती फोकस करने का क्या था कि लोगों को रोजगार दिया जाए, और रोजगार देंगे तभी तो गरीबी हटेगी, जब आय आएगी तभी तो गरीबी हटेगी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के आ जाना, ठीक है। पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय रोजगार परियोजनाएं शुरू की गई, यानी जो गाँव में पंचायती राज होते थे, जो गाँव में पंचायत वगैरह हैं, जो गाँव में क्या बोलते हैं उनको, पंचायत, जो पंचायती राज गांव में होते हैं, तो उनमें क्या है कि मुखिया है ना, तो उनकी सहायता से क्या किया गया, रोजगार की परियोजनाएं ही भी शुरू की गई। अगर हम देखें तो गांव में अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं रोजगार के लिए क्या करते हैं, छोटे मोटे एरियाज में मनरेगा टाइप में या फिर छोटे मोटे एरियाज में ना रोजगार लेबर वर्क टाइप में होते रहते हैं, तो गांव में प्रोवाइड किया जाता है, जो लोग नहीं हैं समर्थ खेती करने में, फिर जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, तो वो काम कर सकते हैं ताकि उनके लिए रोजगार रहे, उनके पास रोजी रोटी उनकी चलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक कल्याण योजनाएं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक कल्याण योजनाएं, ठीक है। सामाजिक कल्याण योजनाएं अगर हम देखें, सामाजिक कल्याण योजना में क्या है कि महिलाएं, सामाजिक मतलब समाज में सब जो आते हैं, महिलाएं, बच्चे और कृषि मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सहायता, यानी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो कृषि मजदूर हैं, उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सहायता भी दी गई, शिक्षा भी उपलब्ध कराई गई, ताकि लोग शिक्षित हो, लोग स्वास्थ्य सही रहे, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो खत्म होगा, कम होगा, ठीक है। एक साथ खत्म नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। अब आती बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा और दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। क्या बोला इसमें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा और दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। वीडियो लॉन्ग जा रही है, हाँ पता है, पर देखो सिर्फ जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी रिवीजन करोगे तो काफी आपके लिए ये हेल्पफुल रह सकते हैं, सीरियसली, ठीक है। तो इनका बस रिवीजन कर लेगा वन शॉट, बहुत काफी है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। अब आती है बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा और दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे उनकी विचारधारा क्या थी, उनके थॉट्स क्या थे, और उन्होंने किस हिसाब से कार्य किए थे, उस पर हमें मूल्यांकन करना है। देखते हैं, एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के 3 स्तंभ। पहला उन्होंने क्या किया, सामाजिक न्याय और समानता, उन्होंने क्या बोला कि सामाजिक न्याय, घुमा फिरा के हर कोई चाहता है कि सामाजिक न्याय हो, इक्वालिटी हो, समानता हो, और हर किसी को अवसर समान मिले, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला गया इसमें, सॉरी एक सेकेंड, सामाजिक बोला सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और समानता, यानी कि गरीब और उपेक्षित वर्ग का उत्थान कर समान अवसर दिलाना, यानी कि जो गरीब हैं,
जो उपेक्षित वर्ग है, जो पीछे वर्ग है, जो पिछड़े हुए वर्ग है, उनको जो है समान अवसर मिले, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो भी थोड़ा ग्रो कर सके, ठीक है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर, स्वदेशी और आत्मनिर्भर यानी कि स्थानीय संसाधनों पर जोर दिया गया। स्वदेशी का मतलब ही क्या है, देश के अंदर वाला, ठीक है। विदेशी का मतलब क्या है, देश के बाहर वाला। स्वदेशी यानी स्वयं के देश में जो भी संसाधन है उस पर जोर दिया गया। विकास तभी संभव है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यानी कि भारत में ये चीज बोली गई कि अगर विकास चाहिए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उस पर जोर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मजबूत होगी तो विकास तो होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, यानी कि किस प्रकार धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण हुआ, जो धर्म के आधार पर है, जो सांस्कृतिक, जो हमारी ट्रेडिशन के आधार पर है, उन पर संरक्षण करना। आधुनिक विकास और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन स्थापित किया। क्या, आधुनिक विकास यानी जो अभी मॉडर्न टाइम में मॉडर्नाइजेशन है, जो डेवलपमेंट है, उस पर पॉइंट किया गया, उस पर फोकस किया गया। और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन स्थापित किया गया, यानी ट्रेडिशंस के बीच, जो हमारे कल्चर्स वगैरह है उसके बीच संतुलन स्थापित किया गया। इतना क्लियर है। ये क्या था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा थे, ठीक है। ताकि ये चीजें हो तो उसके कारण क्या होगा, देश में विकास होना संभव हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंडल आयोग के 3 सिफारिशें किस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को हल करने का एक प्रयास है। मंडल आयोग एक ऐसा आयोग था जिन्होंने जो पिछड़े वर्ग थे, जो SC ST OBC वगैरह थे, उनको सहायता दी, ठीक है, उनको थोड़ा सा अप लाने के लिए हेल्प किया। और किस प्रकार किया, ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया, देखते हैं। मंडल आयोग 1979 की सिफारिशें, पहला, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसमें उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है। अभी भी अगर आप देख लो तो रिजर्वेशन दी जाती है, UPSC के एग्जाम हो गया, फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो कट ऑफ वगैरह आती है वो एक रिजर्वेशन के थ्रू एकदम फिक्स्ड आती है कि हाँ इनकी इतने कट ऑफ है तो इनके अकॉर्डिंग इनके इतने नंबर्स होंगे, फिर इस टाइप में, ठीक है। तो वो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। आगे बात करते हैं हम। विश्लेषण, 27% आरक्षण से OBC वर्ग को उच्च शिक्षा और नौकरी में प्रवेश की संभावना बढ़ी, यानी कि 27% आरक्षण मिला उनको, जिसमें उन्हें नौकरियां, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो भी एजुकेशन है, जो भी शिक्षा है, उसमें उनको सहायता मिली। आगे क्या बोला है, समान अवसर के लिए विशेष योजनाएं दी गई। शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा में बेहतर अवसर मिले, यानी जो भी चीज कार्य है, ठीक है, अगर कोई अदर फॉर एग्जाम्पल जॉब वगैरह है, ठीक है, कोई शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसमें भी उनको इक्वल राइट्स मिले, उनको भी उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और तकनीकी शिक्षा में बेहतर अवसर मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या बोल रखा है, सामाजिक न्याय और अधिकार संरक्षण। सामाजिक न्याय मतलब ऑल ओवर पूरे समाज का न्याय, ठीक है, और फिर और अधिकार संरक्षण, यानी अधिकार को हम कैसे संरक्षित करें। समाज में असमानता कम हुई, समाज में क्या हुई, असमानता कम हुई, यानी इनइक्वालिटी जो फैल रखी थी, चाहे वो कास्टिज्म पे हो, चाहे वो किसी भी चीज पे हो, तो उसमें क्या हुई, समानताएं आई, ठीक है, और समान नागरिक अधिकार व सम्मान मिला, ठीक है, यानी कि सभी नागरिक समान है और सभी को सम्मान, समान मतलब इक्वल, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, इन सभी को प्रोवाइड किया गया, सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, क्या है, भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उत्थान के लिए उत्तरदायी 3 कारकों का विश्लेषण कीजिए। इसमें क्या बोल रखा था, मंडल आयोग की 3 सिफारिशें, उन्होंने क्या क्या सिफारिश की थी, कैसे हम OBC को SC ST या फिर इन्हें मेन OBC बोल रखा है, लेकिन किस प्रकार हम पिछड़े वर्गों को अप कर सके, तो इसकी सिफारिशें थी। और इनकी क्या थी, उत्थान के लिए उत्तरदायी 3 कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके उत्थान के लिए कौन कौन से कारक आए, यानी इनको अप करने के लिए कौन कौन से कारक आए, उनका वर्णन करना है इसमें। तो पहला अभी हम पढ़ के आए हैं, मंडल आयोग ने क्या किया, 27% सीट्स रिजर्व करवाई OBC के लिए। लिख दो इसमें आंसर, क्या लिखा हुआ है, 27% आरक्षण, सॉरी 27% आरक्षण आर्थिक, यहाँ पे आर्थिक आएगा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ये 27% जो आरक्षण हुआ उससे क्या हुआ, जो सामाजिक स्थिति है, जो असमानताएं हैं, जो भी चीजें हैं, उसको इक्वल करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ। कौन सा, मंडल आयोग, ठीक है, मंडल आयोग आरक्षण नीति। उसके बाद क्या बोल रखा है, राजनीतिक प्रतिनिधि और दलगत सहभागिता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये है कि दलों ने ओबीसी नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिया, जिससे उनकी राजनीतिक आवाज मजबूत हुई। यानी कि क्या हुआ, जो दल है, जो भी एक पार्टी बन रखी है, उन्होंने क्या किया, ओबीसी नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिया। यानी कि अगर अगर कोई SC ST OBC या फिर कोई भी आरक्षित जाति है किसी भी दल में शामिल होने के लिए, या फिर खुद भी एक कैंडिडेट बनना चाहती है, एक प्रतिनिधि बनना चाहती है चुनाव के लिए, तो ये कर सकती है। उन्हें वो राइट दिया गया, उन्हें वो रिजर्वेशन दी गई, जो पहले नहीं था। ठीक है, तो इसी प्रकार उनके लिए ये समानता आई। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो शैक्षिक और विकासात्मक योजनाएं, यानी कि जो भी शिक्षित हैं, ठीक है, जो भी शिक्षा वगैरह है वो, और विकास एंड डेवलपमेंट में उसमें भी योजना आई। कैसे, कौशल विकास योजनाओं से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी कि अगर विकास करना है, समान पूर्वक करो, टेक्नोलॉजी में हो, एजुकेशन में हो, कहीं भी इक्वालिटी में हो, समान पूर्वक करो, तो उस हिसाब से वो बढ़ावा दिया गया और इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट आई। इतना क्लियर हुआ। ये क्या था, मंडल आयोग की सिफारिशें और किस प्रकार ओबीसी का उत्थान हुआ, उनके कारक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन रिलेटेबल है, इसलिए मैंने एक स्लाइड में इसको प्रोवाइड कर रखा है। ध्यान देना, सिर्फ नॉर्मल सा है, जो इसमें आपने पढ़ा वही हल्का सा इसमें उठा के लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। क्या एक्सप्लेन करना है, 3 पॉइंट लिखना है, 3 के डेफिनेशन, 3 को डिफाइन करना है, प्लस निष्कर्ष लिख के आ जाना है। निष्कर्ष में क्या, इसके तहत ओबीसी को अप करने के लिए, उनको थोड़ा सा उत्थान करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बस। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीतिक का अविभाजन अंग है, कथन को न्याय संगत ठहराइए। क्या बोल रखा है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं का मतलब क्या है, आकांक्षाएं मतलब क्या होता है, मांग, मतलब हम क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारी वांट्स वगैरह। लोकतांत्रिक राजनीति का अविभाजन अंग है, यानी कि लोकतंत्र में जो राजनीति है उसका एक अंग है, अविभाजन अंग है, जो टूट नहीं सकता, है कि नहीं। अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मतलब एक क्षेत्र के जरिए, एक नागरिक के जरिए, अगर हम सब मिलकर कुछ डिमांड कर भी रहे हैं, आकांक्षाएं अपनी दे भी रहे हैं, तो उसमें क्या है, क्या वो लोकतंत्र राजनीति का एक अविभाजन अंग है। क्या हम मांग नहीं सकते उनसे, क्या हम बोल नहीं सकते, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो ये कभी भी टूट नहीं सकता, ये अविभाजन अंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। क्षेत्रीय आकांक्षाएं और लोकतंत्र, स्थानीय आवश्यकताओं की, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है, यह न्याय संगत नीति निर्माण सुनिश्चित करती है। यानी कि हर क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई क्षेत्र किसी में बहुत अप है, कोई क्षेत्र किसी क्षेत्र की कुछ बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, किसी की कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार जो न्याय संगत नीति है निर्माण सुनिश्चित करती है। यानी कि जो भी नीतियां आ रही है, जो भी प्लानिंग्स आ रहे हैं, जो भी रूल्स आ रहे हैं, वो सभी न्यायपूर्वक आए और समान पूर्वक आए हर एक क्षेत्र के लिए। भले कोई क्षेत्र किसी भी चीज में बहुत अप हो, अगर किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट अच्छी हो रखी है अभी स्टिल, तो उसमें तुम और डेवलपमेंट कर दो, तो बाकी कितनी ज्यादा रह जाएंगे। तो यहाँ कहाँ किस चीज समानता हुई। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, समान स्थानीय आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता। जो पॉलिटिक्स कैंडिडेट्स होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, और सत्ता यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो किस प्रकार रोल प्ले करती है। दल क्षेत्रीय मुद्दा और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिससे सत्ताओं को संतुलित वितरण होता है। यानी कि जो दल में, जो क्षेत्र लेवल पे जो भी मुद्दे आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, उन पर ध्यान देना। ठीक है, ये नहीं कि इग्नोर कर दे कि हाँ कुछ भी अगर कंप्लेन या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह आई, इग्नोर कर दे कि नहीं छोड़ो, ये क्या हो गया, ये असमानता हो गई। कोई किसी चीज की इक्वालिटी तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वालिटी दर्शाने के लिए, समान पूर्वक सबको ध्यान देने के लिए, तो उसमें क्या किया गया, जिसमें सत्ताओं का संतुलन वितरण होता है। ठीक है, सत्ताओं का संतुलित वितरण मतलब क्या है, सभी को बराबर, ठीक है, बैलेंस करते हुए। संतुलित मतलब बैलेंस करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, विविधता में एकता और सामाजिक स्थिरता। विविधता में एकता और सामाजिक स्थिरता, क्वेश्चन से ये आंसर पता चल रहा है। विविधता यानी डाइवर्सिटी, उनमें एकता यानी इतने सारे लोगों में एकता। ठीक है, और सामाजिक स्थिरता यानी जो समाज में हम सब लोग रह रहे हैं, वही हम विविधता है। ठीक है, काफी सारे टाइप्स के। ठीक है, चाहे वो कास्ट, रिलीजन हो या फिर कुछ भी, तो उस टाइप में जो एकता आती है, जो यूनिटी आती है, वो क्या है, सामाजिक स्थिरता, यानी समाज में स्थिरता बनने का कारण। ध्यान से देखना, क्या बोला है, बहुसांस्कृतिक देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देने से संघर्ष कम होते हैं और लोकतंत्र समावेशी होता है। क्या बोला है, बहुसांस्कृतिक देश में क्षेत्रीय आकांक्षा को मान्यता देने से, यानी कि जो क्षेत्र की आकांक्षा है, जो क्षेत्र के वांट्स हैं, जो एक पर्टिकुलर एरियाज के वांट्स हैं, उन पर क्या दिया गया, उनको क्या दिया गया, मान्यता दी गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लोकतंत्र समावेशी बनता है, लोकतंत्र एक
पावर लोकतंत्र एक सक्सेस वे में बनता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, यानी लोकतंत्र एक अच्छे रूप में उभरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनडीए सरकार द्वारा 2014 के बाद महिलाओं, मैंने अभी पहले बताया था कि एक एनडीए सरकार आई थी ना पहले, जो गठबंधन सरकार बनी थी, है ना, संगठित सरकार, तो उसमें क्या हुआ है, एनडीए सरकार द्वारा 2014 के बाद महिलाओं की सहायता एवं उत्थान के लिए शुरू किए गए 2 कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। क्या किया गया था उस टाइम पे काम? 2014 के बाद क्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक वो ऑर्गेनाइजेशन आया था कि नहीं आया था, ठीक है, क्या हुआ था उसमें, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा, ठीक है, महिलाएं भ्रूण हत्या को रोकना, जागरूकता और निगरानी के माध्यम से उत्थान, यानी कि जो बेटियों के लिए आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आया था, कब आया था, 2014 के बाद 2015 में आया था, जिसमें एनडीए ने लागू किया था, क्या लागू किया था, महिलाओं के लिए पहला क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे आपको पता ही है कि उनकी शिक्षा पर, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था और जो हत्याएं हो रही थी उस पर रोक लगाया गया था, इतना क्लियर है। जागरूकता और निगरानी के माध्यम से उत्थान हुआ, यानी सभी के अंदर जागरूकता लाई गई कि हाँ इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, और उस पर वर्क किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY 2017, इसमें क्या हुआ था, जो गर्भवती माताओं और आर्थिक सहायता, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाया गया, यानी जो भी गर्भवती माताएं वगैरह होती थी उनकी जो स्वास्थ्य सुविधा वगैरह है उसमें सुधार लाया गया काफी हद तक। कौन सी योजना थी ये, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY। ये दोनों योजनाएं हमेशा ध्यान रखना, कौन कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP BBP 2015 और प्रधानमंत्री मातृत्व से समझ में आ रहा है माताओं के लिए, ठीक है, वंदना योजना PMMVY, ठीक है, कौन लाया था ये, एनडीए लाई थी, कब लाई थी, 2014 के बाद लाई थी, और किस लिए लाई थी, महिलाओं की सहायता के लाई थी, ध्यान है इतना, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 राज्य जहां केंद्र को अलगाववादी आंदोलन का सामना करना पड़ा, 2 राज्य ऐसे कौन से हैं जहां पर केंद्र का अलगाववादी, यानी कि जो केंद्र सरकार है उनका अलगाववादी थोड़ा सा साइड में रखते हुए सामना करना पड़ा, क्या था, मिजोरम, MNF का विद्रोह, नेता ललथांगा विश्लेषण, 1986 में मिजोरम समझौते से शांतिपूर्ण समाधान, यानी मिजोरम में क्या हुआ, वो अलगाववादी टाइप में कुछ छिड़ा था, जिसमें क्या हुआ, नेता कौन से थे हमारे उसमें, ललथांगा, ठीक है, जिन्होंने विश्लेषण किया, 1986 में मिजोरम समझौते में शांतिपूर्ण समाधान हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ULFA आंदोलन, नेता परमेश्वर सेन कई वर्षों तक सहस्त्र संघर्ष रहा और उसके बाद जाकर वो शामिल हुए अलगाववादी विचारधारा से हटकर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना, 1959 के बाद मिजोरम में सहस्त्र संघर्ष के कारण क्या थे, देखो यहाँ पे मिजोरम की बात कर दी गई, की गई, और इसमें देखो सहस्त्र संघर्ष आ गए, ठीक है, क्या संघर्ष थे, सांस्कृतिक जातीय असंतोष था, यानी जो भी वहां पे सांस्कृतिक जातीय धर्म पे जो असंतोष, यानी इनइक्वालिटी फैल रखी थी, असंतोष फैल रखा था, जो होड़ मच रखी थी, वो क्या था, स्थानीय परंपराओं की अनदेखी महसूस की गई, यानी जो स्थानीय परंपराएं थी उनमें अनदेखी महसूस की गई कि लोग उस पर ना रिलाय कर कहीं और हट रहे हैं या फिर गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर रही है, तो उस पर अस्थिरता आई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, स्थानीय प्रशासन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि जो वहां प्रशासन में है वहां पर जो प्रतिनिधित्व है वो उतने पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त मतलब उतने कंप्लीट नहीं जितने चाहिए, ठीक है, जितने को जरूरत है, ठीक है, तो उतने पर्याप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो आर्थिक पिछड़ापन था वहां पर, क्या था, आर्थिक पिछड़ापन, धीमी विकास की गति और गरीबी में विद्रोह बढ़ाया, यानी कि जो धीमी विकास की गति थी वहां पे विकास जो था, डेवलपमेंट जो हुआ था बहुत कम धीरे धीरे स्तर पे हुआ था, और क्या था कि जो गरीबी थी उन्होंने विद्रोह बढ़ाया, गरीबी ने विद्रोह बढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को खाना नहीं मिल रहा, जिसको रोटी नहीं मिली 2 वक्त की, तो क्या वो एक इंसान नहीं, पूरे एक एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात कर रखी है, मेजोरिटी की बात कर रखी है, तो क्या वो गरीबी विद्रोह करेगी कि नहीं करेगी, ऑब्वियस बात है करेगी। तो मिजोरम में क्या हाल हुआ, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन के 3 कारण, देखो असम यहाँ बोला गया तो असम का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पे मिजोरम बोला गया था तो मिजोरम का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो ये क्या है, लिंकडेबल क्वेश्चन है, इसलिए सेम पीपीटी पर है। अब देखते हैं 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन के 3 कारण, यानी जो बाहर के लोग के विरोध हो रहे थे
और उसमें जो आंदोलन हुआ, क्वेश्चन को नॉर्मली सिर्फ समझो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ने के बाद हाँ ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, जस्ट तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या बोला? अवैध आप्रवासन, अवैध मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका कोई मतलब मूल ही नहीं है कि हाँ यहाँ पर तुम्हें तुम बोल सकते हो, ठीक है। क्या है? अवैध आप्रवासन। बांग्लादेश में बांग्लादेश से अवैध प्रवेश ने सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाला, यानी जो बांग्लादेश में अवैध प्रवेश था, जो बाहरी लोगों का आना था और जो बाहरी पावर्स का आना था, उसके कारण क्या हुआ कि जो वहां की सांस्कृतिक पहचान हुई उसमें हनन हुआ, उसमें खतरा आया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, पहले सांस्कृतिक हो गई, दूसरी हम बात करते हैं राजनीतिक की, ठीक है। जहां सांस्कृतिक पर हमला हुआ, जहां पे सांस्कृतिक पर हनन हुआ और जहां लोगों का विश्वास उठा, वहां राजनीति तो आई जाएगी, ठीक है। तो राजनीति में भी क्या हुआ? असंतुलन हुआ, ठीक है। लोग, ऑब्वियस बात है, लोगों को पसंद नहीं आ रही कोई चीज तो वो तो जाके डिमांड करेंगे वहां की गवर्नमेंट से ही, और गवर्नमेंट में क्या आएगा? राजनीति। राजनीति पे क्या हुआ? असंतुलन। बाहरी लोगों के कारण स्थानीय आसिमियों की राजनीतिक आवाज कमजोर हुई, यानी जो वहां की राजनीतिक आवाज थी, जो वहां पे राजनीतिक थी, जो वहां पॉलिटिक्स थी, जो वहां गवर्नमेंट थी, उसकी भी आवाज कमजोर हुई, क्योंकि वहां पे क्या था? बाहरी लोगों के कारण स्थानीय, ठीक है। जो बाहरी लोगों ने आकर डिमांड की, जो बाहरी लोगों ने आकर चीजें क्रिएट की थी, उसकी वजह से क्या क्या हुआ? संस्कृति और राजनीति, ठीक है। अब संस्कृति और राजनीति हो गया, बचा क्या? नॉर्मल सी बात है, आर्थिक। जहां सांस्कृतिक राजनीतिक आ गया, वहां पे आर्थिक भी आ जाएगा। क्या है? आर्थिक दबाव। रोजगार और समाधान पर दबाव से बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है। यानी कि वहां पर रोजगार, वहां पर एम्प्लॉयमेंट और समाधान यानी संसाधन, संसाधन यानी रिसोर्सेज, अब वो सब चीजें नहीं मिल रही लोगों को, तो उससे क्या हुआ? बेरोजगारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन। इतना क्लियर हुआ? असम ये हो गया, मिजोरम ये हो गया, और ये क्या हो गया? अलगाववादी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। ध्यान से लेना, क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया, 3 तर्क दीजिए। क्या बोला? ध्यान सुनना दोबारा। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया, कि विश्व का जो सपना है या फिर जो भी नीतियां हैं, फिर जो भी इन्वॉल्वमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे संगठन बनते हैं, ठीक है, तो कंट्रीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उसमें किस प्रकार उन्होंने रोल प्ले किया, इसके बारे में बात करते हैं। शांतिपूर्ण विश्व के लिए प्रयास, शांतिपूर्ण विश्व के लिए प्रयास। गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM विश्लेषण, किसी महाशक्ति का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र कूटनीति की, जिससे वैश्विक संतुलन बना। ध्यान देना, USSR और USA तुमने पढ़ा होगा वर्ल्ड बुक में, जिसमें इंडिया ने चूज किया था कि किसी भी कंट्री के साथ इन्वॉल्व ना होकर, इन्वॉल्व इन द सेंस कि सपोर्ट ना कर मैं शांतिपूर्ण ढंग से रहूंगा। अगर उन्हें नीड होगी मेरी तो मैं उनकी भी हेल्प कर दूंगा, अगर उन्हें नीड होगी तो मेरी, मैं उनकी भी हेल्प कर दूंगा, यानी बीच में रहूंगा। मुझे किसी एक के पक्ष में नहीं जाना कि मैं किसी एक का दुश्मन बन जाऊं, इससे मेरे आगे फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, क्या पता मुझे आगे चल के किसी रिसोर्सेज जरूरत पड़ी उस कंट्री से, और किसी कंट्री के पास होना तो मेरे तो संबंध खराब, ठीक है। तो इंडिया ने क्या चूज किया? गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्ष नीति का मतलब ही ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से कूटनीति को अपनाकर स्वतंत्र रहना, ठीक है, जिसमें वैश्विक संतुलता बनी रही। इतना क्लियर है? NAM नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका। क्या बोल रखा है? संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका। भारतीय सैनिकों ने UN शांति अभियानों में सेवा दी और संघर्ष समाधान में मदद की। ये जो UN यूनाइटेड नेशन शांति अभियान थे, उसमें उन्होंने सक्रिय मतलब ये क्या है कि उन्होंने कंटिन्यूअस उसमें भूमिका निभाई, ठीक है, उसमें वो साथ दिए उनका, और संघर्ष समाधान में मदद उन्होंने की, किन्होंने? भारतीय ने। नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रीय शांति और सहयोग। ये क्या है? भारत की विदेशी नीति। भारत अगर किसी विदेश से इन्वॉल्व हो रही है, भारत किसी विदेश से चाहती है कि वो उनकी हेल्प करे या फिर उनके साथ रहे, तो वो क्या क्या अपनाएगी, ठीक है। पहला था NAM, दूसरा था UN शांति संगठन, जिसमें उन्होंने क्या किया था? उस अभियान में शांतिपूर्ण ढंग से उनका सहयोग किया था। और थर्ड क्या है? ध्यान सुनना, क्षेत्रीय शांति और सहयोग, यानी क्षेत्र की शांति बनाए रखने के लिए सहयोग करना। किस प्रकार? सार्क, SAARC, ठीक है, और द्विपक्षीय। इससे क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं, सार्क से बनकर, आगे हम वर्ल्ड बुक में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से विवादों का कूटनीतिक हल, ठीक है। द्विपक्षीय समझौता क्या था? द्विपक्षीय समझौता मतलब यह है कि दो पक्ष में रहकर किसी, मतलब एक मिड में रहो, कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो हम उनकी भी हेल्प कर सके, और इन्हें जरूरत पड़ी तो हम इनकी भी हेल्प कर सके, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आती है बात हमारी
ये तो तीन हो गए हमारे शांतिपूर्ण विश्व के लिए प्रयास, यानी कि किस प्रकार विश्व के लिए उन्हें प्रयास अपनाए भारत ने, स्वतंत्र भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की विदेश नीति ने जवाहरलाल नेहरू की भूमिका उजागर कीजिए, यानी कि जो भी भारत की विदेश की नीति थी, जो भी भारत विदेश से चाहता था या फिर विदेशों के साथ इन्वॉल्व था, एक था अभी चैप्टर है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी तो यही है कि हाँ किस ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया किस वे में इन्वॉल्व हुआ है और क्या उसमें हेल्प करना है, क्या उसमें रोल प्ले करना है, क्या उसमें काम करना है, क्या उसमें हेल्प क्या उसमें उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस वे में उन्होंने ज्वाइन होना चाहा, ठीक है। तो कुछ में ही इंडिया ज्वाइन है अंतरराष्ट्रीय संगठन में, सब में नहीं। तो इस हिसाब से बात करते हैं हम इसमें कि विदेशी जो नीतियां थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल प्ले था, ठीक है। क्या बोल रखा है जवाहरलाल नेहरू जी, गुट निरपेक्ष नीति, क्या बोला है गुट निरपेक्ष नीति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय शांति सुनिश्चित की। जो भी गुट निरपेक्ष नीति थी, गुट निरपेक्ष नीति अभी हमने पढ़ी क्या, NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी किसी एक पक्ष में न जाकर दोनों की सहायता करना या फिर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहना, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं हेल्प कर दूंगा। उस वे में क्या हुआ, स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय शांति सुनिश्चित रही, यानी कि जो शांति थी, स्वतंत्रता थी, वो सुनिश्चित रही, उसमें कोई हनन नहीं हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान प्रमुख रखा, जिससे भारत की विश्वसनीय बढ़ी, विश्वसनीयता बढ़ी, यानी कि जो विश्व में लिंक थे उनके वो बढ़े, ठीक है। उस प्रकार क्या हुआ कि भारत ने एक डिसीजन अच्छा लिया कि किसी एक कंट्री के साथ इन्वॉल्व ना होगा, किसी एक कंट्री के साथ ना देकर मैं इस प्रकार शांतिपूर्वक बैठा रहूंगा कि अगर किसी जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, विश्व में शांति बनी रही और अभी भी रिलेशन अच्छे रहे होंगे, ठीक है। विश्व विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया, यानी जो भी विकासशील देश हैं, विकासशील का मतलब क्या है, तीन प्रकार होता है विकास का, विकासशील, विकासहीन और विकसित, ठीक है। तो विकासशील का मतलब क्या है, जो विकास हो रहे हैं, विकासहीन यानी जो विकास नहीं कर रहे हैं, ना ही हो रहा है उनका विकास, वो मतलब बहुत लो लेवल पर है, ठीक है। और विकसित यानी जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया, यानी कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया खुद एक विकासशील देश है अभी भी स्टिल, तो इंडिया ने क्या किया कि अगर जो विदेश में और भी कंट्रीज हैं वहां पे जो विकास हो रहे हैं, तो उनका भी हम सहयोग करेंगे। अगर उन्हें किसी चीज की रिसोर्सेज जरूरत है तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो आगे चल के वो भी तो हमारे हेल्पफुल आएंगे, ठीक है, हेल्प के लिए आएंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने विदेश की नीति पर वर्क किया, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका यही थी कि उन्होंने इस प्रकार इंडिया को सुनिश्चित किया विदेशी नीतियों में। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत पर हुआ चीन आक्रमण के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो चीन आक्रमण हुआ था, पता है कौन सा था ये? मैंने बताया था अभी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी बीच में दूसरे साल में चीन का आक्रमण हो गया था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, 1962 का भारत चीन युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था, भारत सेना को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद सैन्य तैयारी, सीमा सुरक्षा और आधुनिक हथियारों की खरीद पर जोर दिया गया, रक्षा क्षमता में सुधार हुआ, यानी कि तब भारत ने रियलाइज किया कि अरे ये युद्ध जो हुआ है ना इसने मतलब प्रॉपरली डैमेज कर दिया है। तो उस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को मजबूत किया, सैन्य शक्ति को मजबूत किया, और क्या किया, सीमा सुरक्षा को अच्छा किया, आधुनिक हथियार बनाए, जो भी बॉम्ब्स वगैरह थे वो सब उन्होंने रेडी किए, क्योंकि उनके पास इतना नहीं था, ठीक है। अब चीन ने हमला कर दिया, अब उनके पास कुछ तो होना चाहिए कि हाँ अगर कोई आ रहा है हमला करने तो हम भी तो बैक वॉर कर सके, ठीक है, सामने से वॉर कर सके। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा से अपने चीजों पर वर्क किया, क्या क्या, सैन्य सुरक्षा और सीमा सुरक्षा और हथियारों पर, ठीक है। भारत चीन संबंधों में तनाव, अब जब भारत और चीन की लड़ाई हो ही गई तो क्या संबंध अच्छे रहेंगे, उसमें भी क्या आ गया, तनाव आ गया, ठीक है। गहरा अविश्वास पैदा हुआ, यानी कि जो विश्वास था, जो भी उनमें बिलीव्स थे वो नहीं रहे, अब आगे रिसोर्सेज की हेल्प भी नहीं रहेगी, ठीक है। सीमा विवाद स्थायी सॉरी हाँ क्या बोल रखा है, सीमा विवाद स्थायी बाधा बन गया, यानी जो भी सीमा विवाद, जो बॉर्डर वाले जो विवाद होते हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ, स्थायी बाधा बन गई, यानी कि जो बाधा है वो अभी भी स्टिल है, स्थायी मतलब रुकी हुई, अभी भी स्टिल है, ठीक है। और आर्थिक राजनीतिक सहयोग प्रभावित हुआ, जो भी इकोनॉमिकली, जो भी पॉलिटिकली सहयोग था वो भी प्रभावित हुआ, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट आया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो चीन की बात हो गई।
नेक्स्ट है पूर्वी पाकिस्तान में 1970 के चुनाव में किस राजनीति पार्टी ने किस नेता के नेतृत्व में सभी सीटों पर विजय प्राप्त की। पहली बात तो पूर्वी पाकिस्तान है कौन सा, पता है तुम्हें? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्वी, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम की तरह इस साइड, ठीक है। तो इधर क्या होगा हमारा पाकिस्तान, और इधर क्या होगा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तानी है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम चेंज होकर बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पर क्या हुआ था, जो चुनाव हुए थे उसमें किस प्रकार राजनीतिक पार्टी ने किस नेता को नेतृत्व में सभी पार्टी पर विजय प्राप्त की, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी पाकिस्तान का 1970 का चुनाव आवामी लीग, ठीक है, आवामी लीग थी पार्टी, जिन्होंने नेता कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। उन्होंने क्या किया, परिणाम क्या थे, सभी 167 सीटों पर भारी बहुमत मिली उनको, और इस जीत ने पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक असंतुलन उजागर किया। पश्चिमी राजनीति ने उसे स्वीकारने से देरी कर दी, जिसमें बांग्लादेश का स्वतंत्रता संघर्ष उभरा, ठीक है। यानी कि जब ये सीटें उनको मतलब प्रॉपर उनको सीटें मिल गई, ठीक है, बहुमत में 167, किसको, शेख मुजीबुर रहमान जी को, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान थे और पूर्व पाकिस्तान, उसमें क्या हुए, संबंध बिगड़ना शुरू हुए, और जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ वो उभरा, ठीक है। अब क्या था, बांग्लादेश का नाम जो होना था चेंज होना शुरू, मतलब उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो गया कि हाँ अब जो है संबंध बिगड़े, ठीक है। तो अब जो है पूर्वी पाकिस्तान वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका नाम भी इसी प्रकार चेंज हुआ था। ये तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान आ गया, ठीक है। पाकिस्तान की बात यह है, पाकिस्तान ने स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में असफलता के लिए उत्तरदायी 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। ध्यान देना, मतलब इंडिया से रिलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत का नेपाल से कैसा संबंध रहा है, भारत का चाइना से कैसा रहा है, और भारत का पाकिस्तान से। मुख्यतः 3 आते हैं, बाकी बांग्लादेश से अगर आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो ये क्या है कि पाकिस्तान ने स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में असफलता के लिए उत्तरदायी 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। पहला, सैन्य हस्तक्षेप और शासन पर सेना का। क्या बात कर रखी है, बार बार सैन्य तख्तापलट, लोकतांत्रिक सरकारों और अस्थिर बनाना, नागरिक सरकार की क्षमता और विश्वास को कम करना है। यानी कि किस प्रकार पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल रही उसका वर्णन करना है इसमें। तो इसका वर्णन सामान्य रूप में ये है कि जो बार बार तख्तापलट होता है ना, बार बार चेंज कर देना गवर्नमेंट को, तो क्या लोग सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट माइनस हो गया उसका। फिर क्या है, लोकतंत्र सरकारों को अस्थिर बनाना, यानी कि कहीं कोई स्थिरता है ही नहीं कि हाँ कुछ 7-8 साल तक, 5 साल तक रुक जाए, नहीं, चेंजेस, तो इसमें भी 1 पॉइंट माइनस हो गया। अब उसके क्या, नागरिक सरकार की क्षमता और विश्वास को कम करना, यानी जो नागरिक सरकार है और जो भी उनकी क्षमता है, ठीक है, उस पर जो विश्वास था वो सब कम हो गया। नागरिकों का विश्वास कम हो गया तो ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। तो इसी प्रकार जो पाकिस्तान का लोकतंत्र था वो स्थायी रह ही नहीं पाया, उसमें असफलता आती रही। राजनीतिक अस्थिरता और दलों में संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच सतत संघर्ष, सतत यानी कंटिन्यूस संघर्ष, सरकारें जल्दी गिर गई, जिससे नीति निर्माण में निरंतरता नहीं रही। यानी कि जो नीतियां बन रही थी, जो प्लानिंग्स बननी थी, ऑब्वियस सी बात है जब कोई प्लानिंग नहीं बन पा रही, काम ही नहीं हो पा रहा आगे को, ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगी, ठीक है। जहां प्लानिंग बननी चाहिए वहां पर तो सरकारें गिर जाती, लोगों का विश्वास टूट जाता, गवर्नमेंट बन नहीं पाती, अस्थिरता आती। तो पाकिस्तान का लोकतंत्र कुछ इस प्रकार अस्थायी रहा, ठीक है, असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मैच, पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने में आई किन्हीं 2 प्रमुख चुनौती। वही बात सेम कि जब यहाँ पर अस्थिर रहा है, ठीक है, तो उसमें चुनौती कौन कौन सी 2 वो देखते हैं हम। सैन्य हस्तक्षेप और सत्ता का अस्थिरता, यानी जो सैन्य हस्तक्षेप था, तख्तापलट था, सरकार का बार बार, ठीक है, जो सैन्य सरकार बनना शुरू हुई, उसके बाद क्या वो लोकतंत्र की जो संस्थाएं थी वो मजबूत नहीं रही, लोगों का विश्वास टूटा। नॉर्मल सा आंसर क्या था ना, क्या लिखा हुआ इसमें देखना, सेना ने कई बार हस्तक्षेप किया कि नहीं किया, बार बार तख्तापलट ने लोकतंत्र संस्थाओं को मजबूत होने से रोका, यह सबसे बड़ी बाधा थी। खत्म। राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच क्या संघर्ष रहा, सत्ता साझा करने में सामंजस्य ने न होने के कारण स्थायी लोकतंत्र की नींव कमजोर हुई और जनता का भरोसा टूटा। यानी कि जो भी सत्ता साझा करना है, जो भी गवर्नमेंट बनानी है, जो भी पार्टी लानी है, उसमें कोई भी ये ना था कि उनको प्लानिंग हो कुछ या फिर वो चाहते हो प्रॉपर्ली टिकना, ठीक है। कोई भी आता कुछ भी बोलता, गवर्नमेंट आती, ठीक है, लोगों का विश्वास नहीं होता तो वो सरकार टूट जाती, ठीक है, उसमें सैन्य आ जाते बीच में, हस्तक्षेप कर देती, तो उसमें क्या होता,
टिक ही नहीं पाई अभी तक। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए 4-5, फिर खत्म है इंडियन बुक का। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कोई 2 कारण उजागर कीजिए। मैंने अभी बोला था कि भारत के पड़ोसी देश से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है कि किस प्रकार उनके संबंध है। क्या ये संबंध को उजागर नहीं कर रहा है? पाकिस्तान के बीच विवाद, विवाद होने मतलब ये संबंध खराब है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कश्मीर का विभाजन, जो कश्मीर का डिवीजन हुआ था। ठीक है, 1947 में विलय को होकर मतभेद, 3 युद्ध 1947, 1965, 1971 और सीमा तनाव उत्पन्न हुआ, ये भी कश्मीर के लिए ही हुआ था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पूरा उनका हो और इंडिया देना चाहता था। ठीक है, और कश्मीर के जो राजा थे वो बोध चंद्र सिंह नाम था उनका, वो चाहते ही नहीं थे कि वो जाएं। ठीक है, तो उन्होंने भी इंडिया में इन्वॉल्व होना चाहा, तो इसलिए कुछ परसेंट भाग अभी भी कश्मीर वहां पर है और बाकी इधर। ठीक है, तो ये क्या था, कश्मीर विवाद था, जिसके कारण पाकिस्तान और इंडिया का संबंध अभी भी बहुत खराब है, क्योंकि अभी भी विवाद का जो मेन मोटिव है वो कश्मीरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सांप्रदायिक और भू राजनीतिक तनाव, यानी जिस प्रकार यहाँ पर वो हुए थे, सांप्रदायिक हमले हुए थे, सांप्रदायिक तनाव हुए थे, और जिस प्रकार अलगाववादी हुआ था, यहाँ की चीजें मिसमैनेजमेंट हुई थी, उस पर भी तनाव रहा। धार्मिक आधार पर पलायन और हिंसा, भरोसे और सहयोग की कमी रही, यानी जिस प्रकार उन्होंने धार्मिक आधार पर पलायन के यहाँ पर हिंसा की, उससे क्या हुआ, जो भरोसा था ना वो टूट गया। ठीक है, कि भाई मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ ना वो गलत था, उसके बाद जो जो उनका दूसरा राष्ट्र बनाना, ठीक है अच्छी बात है, पर एक विश्वास जो था ना वो टूट गया उनका, किनका, इंडियंस का पाकिस्तान से। तो इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के संबंध कुछ इस प्रकार व्याख्यात किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद के 3-4 कारणों का किन्हीं चार कारणों का उजागर कीजिए। क्या है कश्मीर विवाद? 4 कारण। पहला, राज्य के विलय का विवाद, यानी मैंने बताया ना कि वो जो विलय आया था किसका, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, ठीक है, मणिपुर था, इसी प्रकार कश्मीर भी था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, राज्य के विलय का विवाद, महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया, पाकिस्तान ने इसे नकारा, यानी कि जो राधा बोचन सिंह जी थे उन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है हम ना इन्वॉल्व हो जाएंगे इंडिया में, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, नहीं, उन्होंने नकार दिया उस चीज को, क्योंकि हाफ पार्ट अभी भी उसमें लिंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, धार्मिक आधार, पाकिस्तान मुस्लिम बहुल था और कश्मीर में भी मुस्लिम आबादी थी, इसलिए उसने दावा किया, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा इसलिए किया क्योंकि जो वहां की जनसंख्या है वहां पर किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, मुस्लिम। ठीक है, तो पाकिस्तान दावा करना इजी समझा और पाकिस्तान दावा किया भी कि नहीं तुम विलय नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, भौगोलिक रणनीति महत्व, दोनों देशों ने इसे सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना। ठीक है, यानी दोनों देशों ने मिलकर सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना, क्या कि कश्मीर का जो कश्मीर की जो वॉन्ट्स होगी, जो कश्मीर की चॉइस होगी ना वो करे। ठीक है, कश्मीर चाहे तो वो इन्वॉल्व होता है, कश्मीर चाहे तो कश्मीर की मेजोरिटी चॉइस क्या थी कि वो इंडिया में इन्वॉल्व हो। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप, यूएन में मुद्दा जाने से सुलह जटिल हो गई, यानी जो अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप मतलब क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्शन हुए थे उसमें जाकर क्या हुआ, मुद्दा सुलह जटिल हो गई। ठीक है, अब आती है बात हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर पाकिस्तान भारत का है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इससे बन के आ सकता है कि उनके संबंध कैसे रहे, विवाद कैसे हुआ और कश्मीर का विलय किस प्रकार हुआ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय पूछे गए इसमें, कि संबंध तो बता दिए हमने कैसे हैं, अब उपाय हम कैसे संबंध सुधार सकते हैं। संवाद और कूटनीतिक वार्ता, नियमित शांति वार्ता आयोजित करना, इससे भरोसा बढ़ता है और गलतफहमियां कम होती हैं, यानी कि जो भी चीजें बिगड़ी हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठकर तो ऐसे नहीं कि हाँ सारे लोग बैठ गए, उधर की कंट्री के भी इधर के, ऐसा नहीं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कुछ रिलेशन सही करें, ठीक है, उसके बाद उनकी कुछ चीजें मतलब सारे लोगों तक पहुंचे कि हाँ वो चाहते हैं ऐसा एक्सेप्ट करना, तो कुछ चीजों से जरिए धीरे धीरे करते करते विश्वास बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग। पहला हो गया संवाद यानी ही बातचीत, संवाद का मतलब ही बातचीत। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग, पाकिस्तान को और इंडिया को आपस में सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग देना चाहिए। सांस्कृतिक और आर्थिक मतलब जो भी ट्रेडिशनल वे में है, जो भी कल्चरल वे में है, और आर्थिक यानी जो भी इकोनॉमिकल वे में है, व्यापार, खेल, पर्यटन पे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना, जो भी जैसे हम एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज को करते हैं, इंपोर्ट अदर कंट्रीज से हम करते हैं, तो इसी प्रकार पाकिस्तान और इंडिया में लेन देन स्टार्ट अगर होगा तो कहीं ना कहीं संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, आदान प्रदान बढ़ाना,
विश्लेषण, इससे आपसी संबंध और दोस्ताना माहौल बनता है। हेल्प करना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का मूल्यांकन उदाहरण की सहायता से कीजिए। संबंध कैसे हैं? कश्मीर विवाद हुआ था, आतंकवाद हुआ था, 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, अविश्वास का स्पष्ट परिणाम है, यानी कि इनके द्वारा क्या हुआ, विश्वास और डैमेज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुधार के प्रयास, लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है, 1999, 1999 और 2004 की शांति वार्ता। निष्कर्ष क्या निकलता है, शांति वार्ता यानी शांति से बात करना और सांस्कृतिक सहयोग से सुधार संभव है, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा तनाव, आतंकवाद इसे लगातार चुनौती देते रहेंगे। यानी जो भी राजनीतिक और सुरक्षा तनाव है कि हमें अगर डर है उनसे कि वो हमला कर सकते हैं, तो एक विश्वास नहीं बन पाया है, तो इस वजह से ये तनाव कहीं ना कहीं बने ही रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस, ठीक है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ज्यादा थे पर इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज पैनिक मत होना। नॉर्मली जस्ट क्वेश्चन देखना है, 2 बार पढ़ना है, समझना है उसको, लैंग्वेज समझनी है और समझना है कि क्या है, और आंसर आपके माइंड में होगा और आप तुरंत लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। कौन सी बुक? वर्ल्ड बुक। तब तक के लिए बाय बाय।